स्वागत है आपका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी और एक्शन आपको पूरा स्क्रीन पर होते हुए दिख रहा है। जो आज सुबह अनिल जी बात भी कर रहे थे कि बाजार आपको मौका देगा लेवल्स पर, इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पर, वहीं से हमें बाजार घूमते हुए दिखे हैं, अच्छे मूड में आते हुए दिख रहे हैं। थोड़ा अमेरिकी फ्यूचर्स भी ठीक ठाक हैं, थोड़ा यूरोप के बाजार में भी तेजी आ रही है। तो वीकेंड से पहले एक अच्छे ट्रेडिंग सेशन के संकेत आपकी स्क्रीन पर हैं। आइए सबसे पहले तो इस समय की जो बड़ी बातें हैं उस पर कर लेते हैं फोकस। बढ़िया रिकवरी आई है, 18,300 के ऊपर निफ्टी होल्ड करते हुए दिख रहा है। 18,325 के आसपास यहां पर कारोबार हो रहा है, 125 अंकों का सुधार हुआ है। दमदार एक्शन आपको बैंक निफ्टी में आते हुए दिखा है। निचले स्तरों से 400 साढ़े 400 अंकों की रिकवरी दिखाकर अब बैंक निफ्टी 43,800 के लेवल के आसपास ट्रेड करते हुए दिख रहा है। 300 अंकों की तेजी बैंक निफ्टी की स्क्रीन पर दिख रही है। कहां पर और एक्शन है? बैंक्स में तो बढ़िया मूव है ही, बट एफएमसीजी, ऑटोज, एनबीएफसीज, पीएसयू और प्राइवेट बैंक्स, इन सभी में आपको बढ़िया तेजी आती हुई दिख रही है। चुनिंदा पीएसयू स्टॉक्स अभी भी यहां पर थोड़ा प्रेशर बना हुआ है। एनर्जी, इंफ्रा, रियल एस्टेट, यहां पर आज थोड़ी मुनाफा वसूली हो रही है। मिड कैप, स्मॉल कैप थोड़े आज फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं, बट स्टॉक्स पर रखिए नजर। स्टॉक्स पर ही आपको पूरा एक्शन है और जैसे मैंने कहा पूरा सहारा ग्लोबल मार्केट्स है। डाउ फ्यूचर 125 अंक ऊपर है। यूरोप के बाजार में भी 1/4 से 0.25% की तेजी दिख रही है। तो अच्छा मोमेंटम पकड़ा है बाजार ने। अच्छा एक्शन पैक्ट आखिरी 1.5 घंटा बाजार का आपका होना चाहिए और इसके बीच कई सारे नतीजे तो हमारी स्क्रीन पर आते हुए दिख ही रहे हैं। तो नतीजों पर भी एक बार कर लेते हैं फोकस, क्योंकि नंबर्स थिक एंड फास्ट आ रहे हैं। ग्रीव्स कॉटन यहां पर 620 करोड़ से बढ़कर आय आपकी 827 करोड़ की आती हुई दिख रही है। मुनाफा यहां पर 17 करोड़ से बढ़कर 27 करोड़ का आते हुए दिख रहा है। तो अच्छी बढ़त आय में है, अच्छी बढ़त मुनाफे में ग्रीव्स कॉटन की आती हुई दिख रही है। इसके साथ ही सफायर फूड्स, इसके भी नंबर्स आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिख रहे हैं और वहां पर भी मुनाफे में जबरदस्त उछाल आते हुए दिखा है। वो स्टॉक भी अपने नंबर्स पर रिएक्ट इस समय कर रहा है। तो इंपॉर्टेंट नंबर्स आपकी कुछ स्क्रीन पर आ रहे हैं। सफायर फूड्स और ग्रीव्स कॉटन दोनों पर रखिए नजर। एक्शन यहां पर हो रहा है, पर एक्शन है हमारी स्क्रीन पर, एक्शन है कई सारे और काउंटर्स पर। और आइए समझते हैं आज की बाजार की चाल। अनिल जी भी हमारे साथ हैं तैयार। अनिल जी, गुड आफ्टरनून सर। बढ़िया एक्शन बाजार में हमें बनते हुए दिखा है, जबरदस्त रिकवरी आ रही है। जो आपने कहा इंपॉर्टेंट लेवल से आज आपको बाजार मूव भी दिखाते हुए दिख रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही आपने हुए होते हुए दिखा है। तो इंपॉर्टेंट लेवल से बाजार आपको मूव दिखा रहे हैं। डेज हाई पर हम ट्रेड कर रहे हैं क्लोजिंग से पहले। बिल्कुल दीप, और बहुत ही मजबूती के साथ बाजार बढ़ रहे हैं और अच्छा मूव आया है। इस मूव की फिर से खासियत वही है जो परसों हुआ था। आज फिर से परसों का एक्शन, आप खुले नीचे और पूरी स्क्रीन आपकी ऊपर की तरफ। यही मूव चाहिए जो बाजार में फिर से कॉन्फिडेंस है। हालांकि आज ये अंदाजा लग रहा था कि 4 दिन अमेरिका कमजोरी के साथ बंद हुआ, तो 5वें दिन पिछले हफ्ते की तरह यूजुअली फ्राइडे को ट्रेंड भी होता है, वो होता है, तो वैसे ही होना था और वैसा होता हुआ डाउ फ्यूचर्स में दिख भी रहा है। धीरे धीरे डाउ फ्यूचर्स अपनी मजबूती बढ़ा भी रहे हैं। तो एक तो वो है, लेकिन अल्टीमेटली सुबह भी मेरी बात ये होती है कि जब भी तेजी करने का मन करे तो सिर्फ बैंक निफ्टी देखिए और मंदी करने का मन करे तो निफ्टी की तरफ देखिए। लेकिन बहुत ही अच्छी रिकवरी बैंक्स में आई है और जो मजबूती है वो काबिल तारीफ है। तो एक बड़े ब्रेकआउट के लिए बैंक निफ्टी तैयार हो रहा है। तो हमारे लाइफ टाइम हाई के टारगेट तो इंटैक्ट है ही, आने ही आने हैं। सोमवार को आपको नए हाईस के दर्शन हो जाएंगे, मंगलवार को हो जाएंगे, पक्का हो जाएंगे। बैंक होना ही है कोई वैसे भी। हाँ, 500 पॉइंट, 500 भी कम, 400 पॉइंट, 44 150, 400 पॉइंट दूर है। 44 तो लग ही रहा है। मतलब देखो, कभी आप पूरे खाली हो जाते हैं तो एकदम हल्के बाजार बढ़ जाते हैं, कभी आप जब भरे होते हैं लेकिन शॉर्ट होते हैं तो बढ़ जाते हैं। ये मार्केट गिरने का नाम ले नहीं रहा। और बढ़िया बात है कि गिरने का नाम नहीं ले रहा है तो एक एरोगेंस कॉम्प्लिसेंसी आ जाती है, वो नहीं है। क्योंकि रोज घट रहा है, रोज लाल में आपको दिखता है, तो इसलिए ये भी नहीं कि मतलब सिर्फ बढ़ना है इसको। अब हो सकता है आज डे हाई पे बंद और कल 30-40 पॉइंट 50 पॉइंट नीचे खुले, फिर से मौका देता है। सो ऐसा भी नहीं कि आपको किसी को मौका नहीं दे रहा, रोज 200 ऊपर खुल जाए फिर आप देखो कि अरे यार मैं तो कल ले लेता तो ठीक है। ये बात सही है। ये ट्रेंड जो बाजार का बना है ना, ये बाजार की लिक्विडिटी और मैच्योरिटी दिखा रहा है। इसको, इस ट्रेंड को है ना, कई बार आपको डाउ के साथ देखना चाहिए। डाउ में भी सेम सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी। बहुत कम बार ऐसा होता है कि डाउ बहुत बड़ा गैप दिखाता है और गैप छोड़ता है। क्योंकि जितने बाजार लिक्विड होंगे, मैच्योर होंगे, डेप्थ ज़्यादा होगी, उतना आपका पैटर्न जो है वो पूरा स्क्रीन पर ज़्यादा बनेगा। तो स्क्रीन पर जो तेजी होती दिख रही है उसकी क्वालिटी अलग होती है। तो आई एम श्योर कि आज की रिकवरी कोई डाउट ही नहीं गजब की है। बैंक निफ्टी ने बड़ा ब्रेकआउट दे दिया है, निफ्टी भी थोड़ी थोड़ी और ऊपर आने की तैयारी कर रहा है। सो ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। चलिए सर, बढ़िया है। तो एक्शन भरपूर है स्क्रीन पर, आपको डेज हाई पर कारोबार हो रहा है और मौका आज भी मिला है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट से बाजार मूव भी करते हुए दिख रहे हैं। आइए
खबरें और नतीजे, साथ ही ट्रिगर्स, इन सभी पर करते हैं फोकस। नुपुर और अरमान दोनों हैं ही हमारे साथ तैयार। नुपुर, गुड आफ्टरनून, बताएं ट्रिगर्स। गुड आफ्टरनून। रिजल्ट्स में सिप्ला और टाटा मोटर्स के आज नतीजे आने वाले थे, दोनों ही स्टॉक फोकस में। मनप्पुरम फाइनेंस, एफएनओ से मैक्स फाइनेंशियल, पॉलीकैब, कोलगेट, एचपीसीएल, वेदांता, डीएलएफ और आईजीएल के नतीजे आज आते दिखेंगे, तो ये सारे के सारे स्टॉक्स फोकस में। टाटा मोटर्स बोर्ड बैठक के साथ साथ डिविडेंड भी है, तो यहाँ पर भी रखनी है आपको नजर। अदानी एंटरप्राइजेस, सुप्रीम कोर्ट की आज हियरिंग है 3 बजे, तो यहाँ पर भी है फोकस और स्टॉक दबाव में भी दिख रहे हैं आज के दिन। मैक्रो से देखें तो आज इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला है, अप्रैल के महीने का सीपीआई का डेटा और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा मार्च के महीने का आते हुए दिखेगा, तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है हमारे मैक्रो के लेवल से। कल की बात करें तो कल भी एफएनओ से नवीन फ्लोरिन के नतीजे आते दिखेंगे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ कैश से एवेन्यू सुपरमार्ट, डी मार्ट के भी नतीजे कल आने वाले हैं, तो दोनों ही स्टॉक पर रहने वाली है नजर। अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी ग्रीन और अदानी ट्रांसमिशन की बात करें तो बोर्ड बैठक के फंड जुटाने पर कंपनी विचार करेगी कल, तो ये स्टॉक्स भी फोकस में रहेंगे। और कर्नाटका असेंबली इलेक्शन जो हुए हैं उसके भी नतीजे कल आते दिखेंगे, तो यहाँ पर भी इम्पॉर्टेंट इवेंट है जहाँ आपको रखनी है नज़र। संडे की बात करें तो भानुशाली इंजीनियरिंग पॉलीमर्स, जहाँ पे बोर्ड बैठक के साथ कंपनी बोनस शेयर पे भी विचार करने वाली है, तो ये स्टॉक भी फोकस में रहेगा। और सोमवार के दिन एफएनओ से कोरोमंडल इंटरनेशनल, पीवीआर और एस्ट्रल के नतीजे आते दिखेंगे, तो तीनों ही स्टॉक पे फोकस रहने वाला है। उर्गो कैपिटल बोर्ड बैठक में नतीजों के साथ इक्विटी के जरिए फंड जुटाने पर कंपनी विचार करेगी, तो ये स्टॉक भी फोकस में रहेगा। जुपिटर वैगन्स, जहाँ पे क्यूआईपी के इशू प्राइस के लिए बोर्ड की बैठक है, तो यहाँ पर भी आपको रखनी है नज़र। बलरामपुर चीनी बायबैक जो 16 नवंबर को ओपन हुआ था, वो 15 मई सोमवार के दिन बंद हो जाएगा। 360 का भाव था, ओपन मार्केट के थ्रू इस बायबैक को किया गया है। एनएससी क्रूड ऑयल और जो नेचुरल गैस के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स है उसे लॉन्च कर देगा, कॉन्ट्रैक्ट भारतीय रुपये में होगा, तो यहाँ पर भी आप नज़र रखिएगा। साथ ही साथ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन जो है बीएसई की, वहाँ पे थोड़े से बदलाव होने वाले हैं। बीएसई सेंसेक्स की बात करें तो जो 15 का लॉट साइज था वो 10 हो जाएगा, और जो एक्सपायरी थर्सडे की थी वो फ्राइडे को हो जाएगी। और बीएसई का जो बैंकिंग इंडेक्स है वहाँ भी 20 का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 10 हो जाएगा, और जो थर्सडे की एक्सपायरी है वो फ्राइडे होने वाली है। साथ ही साथ विशाखा इंडस्ट्रीज, जहाँ पे एक्सटेट है स्टॉक स्प्लिट को लेकर, और अप्रैल का WPI का डेटा आते दिखेगा सोमवार के दिन, तो भरपूर एक्शन होने वाला है 2-3 दिन में। ये 3 दिन के बस ट्रिगर्स थे? हाँ पूरे महीने के ट्रिगर्स जिस तरह से बताए इन्हें, तो मतलब पूरे वीकेंड पे काम काफी, पूरे वीकेंड पे काम काफी है। बिल्कुल सर, आज भी काफी काम चल रहा है। आइए एक बार अरमान से ले, उससे पहले आज मार्केट का एक्शन काफी ज्यादा है, तो जल्दी से 1-2 बिगुल। आपको कहीं जाना तो नहीं, जल्दी तो नहीं है, टाइम है ना आपको? आइए बिगुल, हिटमैन हिमांशु। हिमांशु जी बताएं सर। अनिल जी, गुड आफ्टरनून टू यू, गुड आफ्टरनून दीप, और थैंक यू वेरी मच अनिल जी आने के लिए। अनिल जी, बैंक निफ्टी में एक बहुत ही शानदार ब्रेकआउट है। 43,770 का जो जोन था उसको निकाला है, तो काफी हद तक ये कंफर्मेशन है कि बैंक निफ्टी में 44,100, 44,200 का जो ब्रेकआउट था वो आता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर 44,000 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन खरीदारी करके चलेंगे। अनिल जी अभी 210 रुपए के आसपास ट्रेड कर रही है। इसमें कोई भी अगर 10-15 रुपए का डिप मिलता है 185, 190 तक, तो ऐड करें, करंट लेवल्स पे खरीदारी करें। 145 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं, और यहाँ पर पहला टारगेट 250 रुपए का, दूसरा टारगेट 280 रुपए का। बैंक निफ्टी के 44,000 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन में खरीदारी करनी है। न केवल स्टॉक में बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट है, बल्कि 44,000 की स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन में भी ट्रिपल बॉटम का ब्रेकआउट है। और जिस तरह से HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक सब में तेजी है, मुझे लगता है अनिल जी इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि हम नया हाई बैंक निफ्टी में बनते हुए देखें। चलिए, तो बैंक निफ्टी में खरीदारी करने की राय, यहाँ पर ब्रेकआउट के सारे संकेत आते हुए दिख रहे हैं। बिगुल वागले साहब के लिए वागले का वंडर। बताएं सर। अनिल जी गुड आफ्टरनून, दीपांशु गुड आफ्टरनून। अनिल जी, मेरा कॉल भी बैंक निफ्टी में ही है, क्लियर कट ब्रेकआउट है, हिमांशु जी ने सही पकड़ा है, और मुझे लगता है ये 44,000, 44,200 यहाँ तक ये जाना चाहिए। अभी 43,800 ये है, 44,200 तक प्ले करे 1 से 2 दिनों के व्यू से। आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 43,680 का, ये मैं फ्यूचर्स के लेवल्स दे रहा हूँ। 43,680 जो लगभग 140-150 पॉइंट होगा। ऊपर में 44,200 का मतलब 3 से 4 दिनों में ये टारगेट आ सकता है, तो एक 500 पॉइंट की मैं लगभग अपमूव देख रहा हूँ। मुंह के लिए बैंक निफ्टी तैयार हो रहा है, और यहाँ पर न सिर्फ ऑप्शन बल्कि फ्यूचर्स के जरिए भी। और दीप, ये तो कल ऑलरेडी इसीलिए आज
लगा ही दिया कि मैं क्या कह रहा हूँ सर, 300 पॉइंट ही दूर है, अभी करा दीजिए इसी सेशन में। आज ही करा दें। ज्यादा दूर नहीं, 300 पॉइंट की जर्नी बैंक निफ्टी के लिए क्या है 300 हाँ, पॉइंट। वैसे तो कुछ भी नहीं है। हाँ। तो फिर उसके लिए आप थोड़ा सा मुझे समय दें, डेटा में देख लेता हूँ। हाँ, डेटा देख लेता थोड़ा डेटा देख के करिए, अगर अभी हो जाए तो फिर मैं अच्छा। डेटा अगर वाकई में ऐसे डेटा में कुछ दिखता है तो मैं बताता हूँ, तब अच्छा तक आप weekend हो जाएगा। अरमान की सेवाएं लीजिए। चलिए आइए तब तक अरमान से बात करते हैं। बट बैंक निफ्टी पर ब्रेकआउट आ रहा है। अनिल जी भी डेटा देखकर बता रहे हैं, हिमांशु जी और वागले साहब की तो कॉल्स आपके सामने हैं ही। अरमान बताइए, नंबर्स और खबरें आज कौन सी आई हैं? जी, नंबर्स में HL वहाँ पर नतीजे आते हुए दिखे हैं। मुनाफे में लगभग आपको दिखेगा 8.5% की गिरावट आई है। आय 8% बढ़कर आई है। और अगर आप मार्जिन्स की बात करें, मार्जिन्स में आपको अच्छी खासी जो है बढ़त आती हुई दिखी है। 21.6% से बढ़कर लगभग 26% के आसपास जो है मार्जिन्स आते हुए दिखे हैं। ऑटोमोबाइल स्टॉक्स पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सीएम का डेटा आया है। यहाँ पर टू व्हीलर्स की जो बिक्री है वहाँ पर लगभग आपको 16% के आसपास की बढ़ोतरी है। पैसेंजर व्हीकल्स का उत्पादन जो प्रोडक्शन है लगभग वहाँ पे 2% के आसपास की बढ़ोतरी है। और उनकी बिक्री अगर आप बात करें, पैसेंजर व्हीकल्स की बिक्री की बात करें, तो वहाँ पर लगभग 12% के आसपास की आपको ग्रोथ आती हुई दिखी है। कैप्लिन पॉइंट, यूएस FDA से एक दवा की अर्जी को मंजूरी मिलती हुई दिखी है और सर्जरी के बाद जो दर्द दूर करने में उस इंजेक्शन का जो है उपयोग किया जाता है। टाटा पावर, इन्होंने TP सॉरियस ने TPTCL जो कि टाटा पावर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड है, उनके साथ PPA करार किया है। किस लिए करार किया है? क्योंकि राजस्थान में सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए जो है डालने के लिए उसके हिसाब से जो है करार किया गया है। कैस्ट्रॉल इंडिया, यहाँ पर अपडेट ये आया है कि ऑटो केयर सेगमेंट में जो है कंपनी उतरने वाली है। और अगर आप कुछ ब्लॉक डील्स हैं जिसमें साउथ इंडियन बैंक की बात करें, लगभग 2.13 करोड़, लगभग 0.3% इक्विटी के सौदे होते हुए दिखे हैं। इंडियन होटल 60 लाख शेयर, CG पावर 15 लाख और बीकाजी फूड्स लगभग 8.5 लाख शेयरों के कई सौदे किए गए। ओके, तो बड़े सौदे हुए हैं और एक्शन भी स्क्रीन पर बढ़िया आते हुए दिख रहा है। ONGC में 23 लाख शेयर्स के अभी अभी आपको सौदे होते हुए दिख रहे हैं, नजर रखिए इस काउंटर पर भी। बिल्कुल, तो एक्शन भरपूर है और इसी एक्शन को बढ़ाते हैं आगे। और बिगुल है आशु सर के लिए, स्विंग के सुल्तान आशु मलाल। बताएं आशु सर, क्या है स्ट्रेटजी? अनिल जी, एक स्टॉक और है, मतलब जैसे हमने पिछले हफ्ते बात की थी कि DLF सारे मतलब हाईस काट के, पिछली सारी रेजिस्टेंस काट के ऊपर खड़ा हो गया। और अनिल जी, जो पिछली एक्सपायरी का जो एक था कि जो टॉप पे खड़ा हुआ है, अनिल जी उसने नया टॉप बना दिया, वो है टाटा मोटर। आज रिजल्ट भी अनिल जी इतनी स्ट्रेंथ दिखा रहा है टाटा मोटर की अनिल जी डीप इन द मनी 500 रुपए की कॉल लेनी है। टाटा मोटर का फ्यूचर चल रहा है इस वक्त 517, 18 या 16 के आसपास। तो अनिल जी 500 रुपए की जो कॉल है वो 24 रुपए के अराउंड हमारे को मिल रही है, 24-25 रुपए में 500 की एक कॉल लेनी है और 540 की एक कॉल बेचनी है, जिसका कॉस्ट आएगी 18 रुपए। 18 रुपए की कॉस्ट अनिल जी हम इसलिए दे रहे हैं कि हमें फ्यूचर लेना है। लेकिन अनिल जी मैं सिर्फ फ्यूचर को ऑप्शन के थ्रू इसलिए रिप्लेस कर रहा हूं कि वो जो अनलिमिटेड लॉस होता है ना किसी भी इवेंट का, वो बच के रहना चाहिए और ऊपर में पैसे पूरे आने चाहिए। तो अनिल जी डीप इन द मनी 500 रुपए स्ट्राइक की कॉल टाटा मोटर की लेनी है। आज रिजल्ट है और जिस तरह से अनिल जी कई बार आप अगले दिन कहते हैं ना कि आज रात को ये इवेंट था या कल ये था, जिस तरह से मार्केट बंद हो रही थी वो एक सिग्नल दे रही थी। तो अनिल जी टाटा मोटर भी बहुत बड़ा सिग्नल दे रहा है और मतलब भाव से भी, इवेंट से भी, ओवरऑल मार्केट के थीम से भी। तो टाटा मोटर में अनिल जी बाइंग करनी चाहिए बिल्कुल इस तरीके से, क्योंकि ये तरीका अनिल जी पैसे पूरे आ जाएंगे और मतलब टेंशन फ्री रहेंगे आप बिल्कुल इन द मनी कॉल लेके। तो 500 रुपए की कॉल टाटा मोटर की लीजिए, 540 की एक बेचिए और बिल्कुल ये स्प्रेड बना के बैठना चाहिए। बिल्कुल, तो टाटा मोटर्स का स्प्रेड बनाकर चलिए। आशु सर का भरोसा है, आज नंबर्स भी आने वाले हैं, बाजार बंद होने के ऑलमोस्ट इमीडिएटली बाद ही आ जाएंगे नंबर्स। 8 साल में पहली बार कंपनी डिविडेंड पर भी विचार करने वाली है, तो उसके लिए भी शायद बाजार में थोड़ा एक्साइटमेंट बन रहा है। और ऑटोज में तो हमने देखा है शानदार परफॉर्मेंस अर्निंग्स फ्रंट पर रही है। आज का टॉप गेनर ही देख लीजिए, आइशर मोटर्स अभी भी होल्डिंग स्ट्रॉन्ग, अच्छी मूव उस पर आती हुई दिख रही है, 7% ऊपर ये काउंटर है। बट एक और काउंटर जिसने आज बढ़िया तेजी पकड़ी है, सुबह इस पर बात तो हुई थी बट जो तेजी आई है वो दिन में आई है और जबरदस्त तेजी आई है। इंटेलेक्ट डिजाइन अरीना, जबरदस्त एक्शन इसमें आते हुए दिखा है। बंसी जी, सुबह भी स्टॉक पर हमारी नजर थी बट 13% का उछाल, एक बार जरा लेवल्स देखे सर इसके। दीपांशु, बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है और एक ब्रेकआउट इसके अंदर देखने को मिल रहा है, तो जिनके पास है क्लियरली लेना चाहिए। काफी बड़ी कंसोलिडेशन से स्टॉक निकला है और कोई करेक्शन आती है अगर 505 के अराउंड मिलता है किसी भी करेक्शन में, तो उन स्तरों पर खरीदारी की राय होगी। और टेक्निकली दीपांशु मुझे लगता है यहाँ पर 611 615 के लेवल्स देखने को मिलेंगे, तो जिनके पास है होल्ड टाइट, सिट टाइट।
बंसल जी की राय। और बढ़िया मूव आ रही है, ज़बरदस्त मूव आई है आज सुबह, सरप्राइज मूव इसने करी है। फोकस तो था ही इस पर। एक और सरप्राइज मूव आई है डॉक्टर लाल पैथलैब्स पर, 7% ऊपर ये काउंटर। जिस दिन नंबर्स आए थे उस दिन भारी पिटाई हुई थी, उसके बाद थोड़ा चुप हो गया, अच्छे नहीं दिख रहे थे, नंबर्स खास नहीं थे इसके, बट आज मूव आ रही है इसकी। तो मेरा डेटा आज 2:13 पे तैयार हो चुका। अरे क्या बात है सर। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप जब भी उचित समझे अभी 2:30 बजे के पहले ही, नहीं अभी इतना देखो समय की भी एक हाँ, जो मर्यादा होती है। हाँ। सेठी साहब ज्यादा बुरा ना माने, थोड़ा ही माने, उनके पहले ले लीजिएगा, उनके पहले ले लेंगे। ठीक है सर, ना? डन। ठीक है, कर बट मैंने आज और बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा निकल कर आया है, अच्छा, इसलिए मैंने भी जल्दी बना ली। चलिए बढ़िया सर, तेजी वाला मार्केट है। बट अनिल जी की डेटा रीडिंग क्या है ये जानेंगे कुछ ही देर में। बस अनिल जी की स्ट्रैटेजी भी आ रही है आपके लिए। आइए, चार्ट कॉर्नर तैयार है, तब तक राकेश जी कुणाल जी के पास चलते हैं। बताएं सर। दीपांशु, चार्ट कॉर्नर बताऊं उससे पहले, जो कल आफ्टरनून में जब कुणाल जी गायब थे तो जो 2 पिक्स दी थी मैंने, एक्साइड और एचडीएफसी, वो दोनों अच्छा कर रही हैं। और अभी जो हमारा चार्ट कॉर्नर पिक है बैंकिंग स्पेस से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर खरीदारी की राय है। 18 तारीख को इसके नतीजे हैं और टेक्निकली ये स्टॉक भी एक बड़ा ब्लास्ट करने का दमखम रखता है, तो एक ओवरवेट खरीदारी की राय है ऑन एसबीआई। ओवर टू कुणाल जी। देखिए दीपांशु, लगातार एक हम आउट परफॉर्मेंस देख रहे हैं स्टेट बैंक के द्वारा, और अब जिस तरह का मोमेंटम बना है, जिस तरह का वॉल्यूम इंट्राडे चार्ट्स पर दिख रहा है, इससे प्रतीत हो रहा है कि इसमें आपको एक बड़ा अपसाइड देखने को मिलेगा। तो स्टेट बैंक हमारी खरीदारी की राय है। यहां पर एक स्टॉप लॉस रखा जाए, अगर 574 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें। पहला टारगेट होगा 590 रुपए का, इवेंचुअल टारगेट 600 रुपए का। 600 की ओर बढ़ता हुआ स्टेट बैंक नजर आ रहा है। सो की तरफ जा रहा है स्टेट बैंक। बैंक निफ्टी में जो ब्रेकआउट आ रहा है उसमें एसबीआई का एक क्लियर योगदान आपको इस समय स्क्रीन पर दिख रहा है। 350 पॉइंट दूर बैंक निफ्टी अपने रिकॉर्ड से इस समय। आइए, टाटा मोटर्स की बात चली रही थी तो एक बार जान भी लेते हैं। डिविडेंड पर तो कंपनी विचार करने वाली है लंबे समय बाद, बट नतीजे कैसे रहेंगे, क्या बाकी ऑटो कंपनीज की आउट परफॉर्मेंस यहाँ पर भी दिखेगी? अरमान है तैयार हमारे साथ प्रीव्यू के साथ। अरमान बताइए। जी बिल्कुल, यहाँ पर भी नतीजे जो है अनुमान वो काफ़ी बढ़िया आते हुए दिखे। आय लगभग 24% के आसपास बढ़ेगी, क्योंकि अगर आप देखें, जिसका पहले भी हमने अनुमान में बताया था कि जो चिप की जो सप्लाई में जो सुधार हुआ है, उसके साथ साथ जो नए प्रोडक्ट्स में जो बिक्री हो रही है उसका फायदा आता हुआ दिखेगा। इसलिए आपको वॉल्यूम्स ग्रोथ जो है वो अच्छी आती हुई दिखेगी। जेएलआर की अगर आप सिर्फ वॉल्यूम की बात करें तो लगभग 13% के आसपास की वॉल्यूम ग्रोथ वहां पर ही आती हुई दिखेगी। कामकाजी मुनाफा जो है वो 11% का है, वो बढ़कर लगभग 11.5% का होता हुआ दिखेगा। उसका रीजन ये है क्योंकि जो लागत में कमी आई है उसके चलते जो है EBITDA में आपको सुधार दिखेगा, और उसी के चलते ही आपको, क्योंकि अगर आप देखें कि जब वॉल्यूम्स भी बढ़ रहे हैं उस हिसाब से और आपकी आय भी बढ़ रही है, और अगर कामकाजी आपका जो रॉ मटेरियल्स हैं वहां पे प्राइसेस अगर थोड़ी सॉफ्टन होती हुई दिख रही है तो आपके मार्जिन में थोड़ी बहुत सुधार आता हुआ दिखेगा। और सबसे बड़ी बात, कंपनी अगर आप देखें मुनाफा जो रिपोर्टेड है या फिर एडजस्टेड जो लॉस पिछली बार जो था, वहां से कंपनी जो है मुनाफे में आती हुई दिखेगी, और मुनाफा लगभग 2550 करोड़ का जो है हमारा अनुमान है। और ओवरऑल अगर आप पर्सपेक्टिव देखें, आय बढ़ेगी, मार्जिन्स आपके इंप्रूव होंगे, वॉल्यूम्स अच्छे बढ़ जाएंगे और कंपनी जो है मुनाफे में आती हुई दिखेगी। सारी चीज़ों पर भी बढ़त आने वाली है। बिल्कुल। और मुनाफा भी आने वाला है। जी बिल्कुल। कमी तिमाही है इनकी जो मुनाफा आता है, और अब पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो, और डिविडेंड भी है इस बार। तो चलिए, तो कंपनी का भरोसा है कि मुनाफा तो इस बार आने ही वाला है। ओके, टाटा मोटर्स, एक्साइटमेंट भी है इस पर, हमारे एक्सपर्ट्स की कॉल भी आई है, और अभी भी आशु जी ने भी आपको कहा है कि इस पर आप खरीदारी करके चलिए, स्प्रेड बनाकर आप यहाँ पर एक ट्रेड ज़रूर कर सकते हैं। मूवमेंट कहीं और भी बाजार में आपको बढ़िया आते हुए दिख रहा है। एक्सिस बैंक भी रखे नज़र, अभी बैंक की बात चली रही है तो एक बार कुछ प्राइवेट बैंक्स भी देख लेते हैं जहाँ पर मूव अच्छी आती हुई दिख रही है। विश्वेश जी भी है हमारे साथ। विश्वेश जी, गुड आफ्टरनून सर। एक्सिस बैंक से करते हैं शुरुआत। डेज हाई पर ये भी ऑलमोस्ट 2% ऊपर। देखिए दीपांशु, एक चीज़ तो बहुत क्लियर हो गई है कि बैंक निफ्टी का ये जो जोन था वो क्लियर हो गया 43,500 के ऊपर। नाउ इसके साथ में जो अगला लेवल है वो मेरे हिसाब से अनिल जी ने भी कहा कि नया हाई की ओर है। अब प्राइवेट सेक्टर बैंक में एक्सिस बैंक कमज़ोर था, नतीजे कमज़ोर आए थे, उसके बाद स्टॉक वॉज ट्राइंग टू गो डाउन, लेकिन जिस हिसाब से आज स्टॉक 900 के ऊपर स्टेबल हुआ है, मुझे लगता है यहाँ पर भी एक शॉर्ट कवरिंग पेंडिंग है। तो 888 का स्टॉप लॉस दीपांशु, थोड़ा पुल बैक आया तो भी खरीद सकते हैं। मुझे लगता है अलॉन्ग विद Bank Nifty, along with ICICI Bank, now Axis Bank should also witness some sort of a short covering. So यहाँ से 944 मुझे लगता है दीपांशु आने की हाई पॉसिबिलिटीज हैं ऑन एक्सिस बैंक। बिल्कुल, तो 944
अगला लेवल है जहां पर एक्सिस बैंक के लिए आपको रखनी नजर। बैंक निफ्टी का टॉप गेनर है इस समय एक्सिस आपके लिए। बट एक स्टॉक जो इस पूरे हफ्ते लगातार पॉजिटिव टेरिटरी में रहा है, हालांकि बाजार थोड़ा लड़खड़ाया है बीच में, बट पूरे हफ्ते अच्छे एक्शन में रहा है, वो है आपके लिए इंडसइंड बैंक। पिछले हफ्ते हमने देखा था फ्राइडे के दिन बड़ी गिरावट आई थी, चीफ रिस्क ऑफिसर की एग्जिट की खबरें आई थी जो फिर मंडे को कंफर्म भी हुई, बट वहां से फिर जो रिबाउंड है वो काफी स्मार्ट रहा है। 1200 के ऊपर इस समय ये काउंटर ट्रेड कर रहा है। वागले साहब, इंडसइंड 1200 पर दीपांशु, पैटर्न वाइज तो बाय करके चलना चाहिए। इनफैक्ट पिछले 3 दिनों से मेरे रडार पर आ रहा है, लेकिन इसमें वॉल्यूम्स बहुत कम हो रहे हैं आजकल, इसके लिए मैंने कवर नहीं किया। इसने पहले तो एक इंपॉर्टेंट लेवल 1170-75 का ब्रेक किया, फिर 1188 का दूसरा था और आज 1200 भी क्लियर किया। मुझे दिखता है पोजिशनली है 1240-1260 इसके आसपास अगले 2 से 3 दिन में भी 4 दिनों में जाना चाहिए आपको। यहाँ पर यह हल्की सी करेक्टिंग होती है 5, 7, 8, 10 रुपए की लेकर होल्ड करना है और 1180 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। इस हफ्ते करीब 8% की रैली आपने इंडसइंड बैंक में देखी है, एक अच्छा पुल बैक है पिछले हफ्ते की भारी गिरावट के बाद। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए बैंक एक एक करके जो नहीं चले थे वो सब चलना शुरू हो चुके हैं। जैसा आप बता रहे थे, एक्सिस भी बड़े समय बाद 900 रुपए के ऊपर निकला है, लीड कर रहा है, लीड कर रहा है आज पूरी की पूरी तेजी को। आइए एक और लीडर की बात करते हैं, और वो है रियल एस्टेट सेक्टर का DLF। नतीजे देने वाला है आज, और नतीजों के पहले अनुमान जान लीजिए कि किस तरह के रह सकते हैं रिजल्ट। अनुमान बताने के लिए अरमान है तैयार। अरमान, बताएं अनुमान। जी सर, DLF के भी अगर आप नतीजे देखें तो नतीजे जो है अनुमान ये है कि अच्छे ही आने वाले हैं। आय में आपको लगभग, आय में तो आपको जो इतनी ज़्यादा बढ़त नहीं, लगभग 5% के आसपास की आपको बढ़त दिखेगी। पर देखने वाला आंकड़ा जो हमेशा रहता है वो प्री सेल्स का जो अगर आप आंकड़ा देखेंगे वो काफ़ी बढ़िया आता हुआ दिखेगा। अनुमान ये है कि लगभग 8,900 करोड़ के आसपास जो है वो आ सकता है, क्योंकि इनका जो एक प्रोजेक्ट है गुरुग्राम में, अर्बन प्रोजेक्ट को अगर आपने देखा मार्च 2023 की अगर आप बात करें पिछले 1-2 महीनों में ही, वहाँ पर लगभग 8,000 करोड़ की जो है वो प्री लॉन्च सेल्स जो है वो आती हुई दिखी थी। और ओवरऑल पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें तो इनके जो मार्जिन्स हैं वहाँ पर मार्जिन्स भी आपको इंप्रूव होते हुए दिखेंगे। जो मार्जिन्स 23.8% पे थे वो बढ़कर लगभग 34.6% के आसपास आते हुए दिखेंगे। और इसी के चलते आप देखेंगे मुनाफे में भी आपको अच्छा उछाल दिखेगा, लगभग 60% के आसपास का उछाल आता हुआ दिखेगा। उसका एक मुख्य कारण ये भी रहेगा क्योंकि जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट और P&L एसोसिएट्स का है वहाँ से भी आपको उछाल आता हुआ दिखेगा। पर ओवरऑल अगर आप आय की बात करें या फिर मार्जिन्स की बात करें आपको अच्छा इंप्रूवमेंट आता हुआ दिखेगा। पर इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी होगी कि आने वाले प्रोजेक्ट्स में, और जब भी RBI दरें जब जो पॉज हो गई है उसके चलते अब मैनेजमेंट क्या बताता है इसके बारे में कि कितना इंपैक्ट हो सकता है, वो सुनने लायक होगा। नंबर्स अच्छे रहने वाले हैं। जी बिल्कुल। आशु जी, आपका तो फेवरेट रहा है DLF, थोड़े समय से बात नहीं हुई आपकी DLF के साथ, बताएं सर क्या राय है DLF पर? दीपांशु, लास्ट वीक मैंने बात की थी कि ये स्टॉक जो हमेशा पिछले महीनों में, सालों में 400-420 के एक ऐसे बैंड पे आता था और वहां से वापस रिट्रेस कर जाता था, कन्विंसिंगली इससे ऊपर आके खड़ा हो गया। मुझे कोई रीजन नहीं लगता कि मतलब ये नए पड़ाव पे ना जाए। मतलब नाउ इज द टाइम कि अब ये शायद ये 500 और जो 600 वाली जर्नी जो हम पिछले 1-1.5 साल 2 साल से बात कर रहे थे, जो फिजल आउट हो जाती थी बार बार, कभी मार्केट के रीजन से, कभी किसी और रीजन से। सो आई थिंक जिस तरह से कन्विंसिंगली खड़ा हो गया दीपांशु, अब मुझे लगता है कि नाउ इट इज फॉर दिस स्टॉक देयर शुड नॉट बी एनी लुकिंग बैक। बट दीपांशु, ऐसे स्टॉक में जब ऐसे जोन में आ जाता है ना, तो वो ट्रेडिंग कम, वो एक डिलीवरी वाला स्टॉक बन जाता है, क्योंकि अब पेशेंस टेस्टिंग भी थोड़ी सी होगी, धीरे धीरे करके चलेगा ऊपर मतलब एक मूव भी जो एक धीरे धीरे की जो मूव आती रहेगी उस तरह का स्टॉक बन जाएगा। तो मुझे लगता है ये वैसा स्टॉक हो गया, ये डिलीवरी में लेके रखना चाहिए और 500 से 600 के बीच का भाव जरूर देखने को मिलेगा। मुझे 500-600 के भाव के लिए DLF पर रखिए नज़र। आपको याद होगा अनिल जी ने भी इस स्टॉक को आइडेंटिफाई किया था जब बात करी थी कि ऐसे स्टॉक जो एक बड़ा ब्रेकआउट लंबे समय के बाद लेंगे, जो ITC के बाद अगले स्टॉक्स में आ सकता है, उसमें DLF भी एक कैंडिडेट था ही। टाटा मोटर्स ऑफ कोर्स एक कैंडिडेट है ही। तो DLF देखते हैं इस बार परफॉर्मेंस मैच करती है या नहीं, जिस तरह का ऑप्टिमिज्म बना हुआ है। वैसे अपडेट्स जितने भी रियल एस्टेट कंपनीज की तरफ से आए हैं अब तक के, वो तो काफ़ी मजबूत थे और अर्निंग्स भी अनुमान काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपको यहाँ पर दिख रहा है। कुछ और काउंटर्स पर अपडेट लेना है। एक हिमांशु जी से हिंडाल्को पर व्यू लेना है। हिमांशु जी, ओपनिंग के बाद सेल था, 411 के लेवल पर सेल कॉल आया था, फिलहाल 407 पर ट्रेड कर रहा है। हिंडाल्को फ्यूचर्स को एक बार पुल अप करते हैं। इंटरडे में ऑफकोर्स थोड़ी और शार्प डिप आई थी। 404 का पहला टारगेट था हिमांशु जी, 407 पर इस समय। कोई राय हिंडाल्को क्या करना है इस पोजीशन में?
ऐसा लगता है कि जिस तरह से सुबह से ही एक तरफा इसमें सेल देखने को मिल रहा है, सेटअप वीक ही है और मेरा ऐसा मानना है कि जो टारगेट्स मैंने सुझाए थे वो तो आते हुए नजर आएंगे, बट इवेंचुअली मुझे लगता है कि 398 395 तक भी ये स्टॉक फिसलता हुआ नजर आ सकता है। तो शॉर्ट पोजीशंस में बने रहें, अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करें और अभी खरीदारी की तो सलाह बिल्कुल नहीं है। खरीदारी की तो अभी सलाह बिल्कुल नहीं है, बट रखिए नज़र। ये है आपके लिए हिंडाल्को जहाँ पर मूव दिख रही है। थोड़ा बैंक ऑफ बड़ौदा भी रिकवरी के मूड में दिख रहा है, आया अभी इसमें एक्शन। देखते हैं यहाँ से अगर ऊपर जाता है या नहीं, बट मूवमेंट थोड़ा बैंक ऑफ बड़ौदा में भी आया है। थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहा है, बाकी बैंक्स के मुकाबले उतनी अच्छी मूव नहीं है जितनी बाकी बैंक्स में आई है, बट बैंक ऑफ बड़ौदा भी थोड़ा एक्शन में तो आपको दिख ही रहा है। एक्शन में पॉलीकैब दिख रहा है, आज सुबह बात भी थी, इसके नंबर्स भी आने वाले हैं और थोड़ी तेज़ी इसमें अभी भी बनी हुई है। देखते हैं ये सस्टेन करता है कि नहीं। विश्वेश जी, एक बार पॉलीकैब का चार्ट देखेंगे, 3300 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, 2% ऊपर। सुबह स्पेशली फर्स्ट आवर में काफ़ी एक्टिव था ये। मेरे हिसाब से ये जो स्टॉक है ये भी वैल्यू स्टॉक्स में ऐड हो जाना चाहिए दीपांशु, बिकॉज आप इसको देखिए काफ़ी लंबे समय से मतलब कंसोलिडेशन में था और 2023 के स्टार्ट में मतलब जैन में 2700 के ऊपर गया और ब्रेकआउट दिया और इसके जो टारगेट हैं दीपांशु वो काफ़ी बड़े हैं। तो ये स्टॉक वो वाला स्टॉक है जो आशु जी कह रहे थे ना, आपको पकड़ के रखना है, डिलीवरी खड़े रहना है, रोज़ की वॉलेटिलिटी में शायद आपसे ट्रेड छूट जाए। मुझे लगता है कि स्टॉक में इमीडिएट टारगेट 3500 एंड बियॉन्ड हो सकते हैं, लेकिन पुलबैक आता है तो ये स्टॉक वो वाला स्टॉक है जो शायद डिलीवरी में पकड़ के रख सकते हैं, बिकॉज जब मार्केट नीचे आता है तो बहुत ज़्यादा गिरता नहीं है और अलॉन्ग विथ मार्केट आउट परफॉर्म करता है। तो दिस इज डिलीवरी स्टॉक 3500 इमीडिएटली इज व्हाट वी कैन सी दीपांशु। ओके, तो पॉलीकैब पर रखिए नज़र, देखते हैं इस बार नतीजों से क्या कुछ निकल कर आता है। बट थोड़ा एक्टिव हो रहा है सुबह से ये काउंटर, देखते हैं कैसी मूव इस पर आएगी। मूव के लिए तैयार वागले साहब है। हाँ बिल्कुल, वागले साहब के लिए वागले कमांडर। जी वागले साहब बताएं सर। अनिल जी, मुझे आज ना सुमित जी की बहुत याद आ रही है। ओहो हो, तो आप उनके घर जाएंगे या उनको आपके घर भेजूं? नहीं, मैं उनको रिप्रेजेंट, आप दोनों मेरे आ जाओ करूंगा। चलो आप दोनों मेरे आ जाओ, मैं ट्रीट देता हूँ। जी सर बताएं। मेरे रडार पर सेल कॉल नहीं, पहले याद क्यों हुई वो तो बताओ। सेल कॉल बाय कॉल में हमारा इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि वो सेल कॉल पहले पकड़ते हैं। अच्छा, इसलिए नहीं है, इसके लिए यार। ओके, एक मिनट। इससे पहले कि आप सेल कॉल दे, वैसे भी सेल कॉल आ रही तो हमारा ज्यादा इंटरेस्ट होता भी नहीं है जानने सुनने में। उससे पहले कुणाल जी कुछ कहना चाहते हैं, तो पहले कुणाल जी की बात हम सुनेंगे। जी कुणाल जी। अनिल जी, आपका मैंने आधी बात सुनी, आपने कहा आप दोनों यहाँ आ जाओ, तो अनिल जी मैं और राकेश जी आ जाए। अनिल जी एक काम करते हैं कि ऐसा करते हैं, हम सब लोग ही कोई एक गेट टुगेदर रख लेते हैं। हाँ। और तो कोई बुलाने से उससे बढ़िया है कि देखो न तो कहीं आपका जर्मनी जाना हो रहा है, न कहीं अभी आशु जी की तरह लंदन जाना हो रहा है, न मेरा दिल्ली जाना हो रहा है, न दिल्ली वालों का। एक गेट टुगेदर हो जाए, अच्छा आइडिया। बस थोड़ा सा एक बार है ना, 2 दिनों से मुंबई का मौसम बहुत खराब है, भयंकर, बहुत ज्यादा खराब है। मतलब गर्म, मतलब इतना गर्म है कि मतलब पूछो, बीमार करने तो मैं हफ्ते 10 दिन बस थोड़ा एक आध अगर या तो फुहार आ जाए या थोड़ा, तो फिर एक सबको बुलाते हैं। बिल्कुल डन सर, बढ़िया आइडिया। कुणाल जी का सुझाव बिल्कुल एक्सेप्टेड है। जी सर। अनिल जी, जो आप बता रहे हैं कि भयंकर गर्मी है, अनिल जी कितनी भयंकर है? अनिल जी, दिल्ली वालों से मुकाबला कर सकती है अनिल जी गर्मी? देखो ऐसा है कि हाँ, कर तो सकते हैं बिल्कुल, इसमें तो कोई डाउट नहीं। बाकी आपके यहाँ जो एक्स्ट्रा राजनीति वाली गर्मी होती है वो हमारे पास नहीं है। थोड़ा अभी आजकल हमारे यहाँ भी माहौल महाराष्ट्र में ऐसा चल रहा है, बट वो राजनीति वाली गर्मी तो दिल्ली में ही है। हाँ जी वागले साहब बताएं सर। अनिल जी, बेचना है बलरामपुर चीनी, इसमें एक बड़ा वाला ब्रेकडाउन आया है। इसमें 3 टॉप्स पिछले 2-3 हफ्ते में या एक आध महीने में क्रॉस कर नहीं पाया, जो कि लगभग 430 के आसपास है। आज वो स्विंग का लो भी तोड़ा है 398 का। तो मेरा मानना ये 380 तक नीचे जा सकता है और आपका स्टॉप लॉस 402-403 के आसपास का होना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए बलरामपुर चीनी, जहां पर आपको करनी है बिक वाली। ये काउंटर भी रेडार पर रहना चाहिए। बाय द वे अनिल जी, सेठी साहब के जुड़ने का वक्त हो रहा है, तो स्ट्रैटेजी ले लें सर उससे बिल्कुल पहले। बिल्कुल हाँ एकदम। सेठी साहब तो आज लाइव है ना, वैसे भी आए कि नहीं आए अभी तक? दिखाओ शक्ल।
सेठी साहब आ गए जरा एक मिनट। अरे वाह, सेठी साहब आ गए तो फिर क्या पहले बिल्कुल सेठी साहब के लिए एक तो ऐसा करते हैं, सेठी साहब को भी बुरा ना लगे, तो मुझे तो लगना ही नहीं चाहिए दोनों को। तो एक काम करें, पहले सेठी साहब की एक कॉल लेते हैं, ठीक है, फिर मेरी लेते हैं, फिर वापस सेठी साहब, एवरेज बराबर है। डन सर। तो सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। सेठी साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। जो हमने फॉर्मूला बनाया, अगर आप उससे सहमत है तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत ही नहीं भी सहमत है तो भी मैं आपको एक आइडिया देता हूँ। मैं बोलूँगा अच्छा सेठी साहब बताइए पहली पिक। जब आप पहली पिक बोलेंगे ना, अगर आपका मन करे तो दूसरी भी साथ में एक साथ ही बोल जाना। और अगर चाहिए तो आशु जी से ट्रेनिंग करवा दूँ आपकी 3-4 वाली। अपना सुझाया वो मेरे मन की बात हो गई। एक्चुअली मैं खुद भी चाह रहा था, क्योंकि मैं आज शो में हूँ तो फंडामेंटल्स वालों का ज्यादा काम होता नहीं है, तो थोड़ा रुक के बुलाएंगे, वापिस आएंगे तो एटलीस्ट प्रेजेंस रहेगी, लगेगा मैं आया हूँ। वाह, बहुत बढ़िया। बताएं सर पहली पिक आज की। अनिल जी, जो पहला स्टॉक है कैश मार्केट्स के स्टॉक्स है, और जो पहला स्टॉक है वो स्टॉक है आज AIA इंजीनियरिंग, जो अभी 2730 के लेवल पे ट्रेड करता है। अनिल जी, एक बहुत ही दमदार कंपनी है स्टॉक का। इस कंपनी का एक्चुअल नाम है अहमदाबाद इंडक्शन एलॉयज। ये अहमदाबाद बेस्ड इंजीनियरिंग कंपनी है जो कि सीमेंट सेक्टर, पावर सेक्टर, माइनिंग सेक्टर को कैटर करती है। 40 साल से ये कार्यरत है। अच्छा, इसका पहले टारगेट स्टॉप लॉस दे देता हूँ। शॉर्ट टर्म टारगेट है 2820 का, स्टॉप लॉस है 2700 रुपए का। ये कंपनी दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट हाईक्रोम कास्टिंग प्रोड्यूसर है और बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस रहा है, एक एक्सीलेंट ट्रैक रिकॉर्ड है। दिसंबर तिमाही बहुत अच्छी थी। दिसंबर तिमाही में हाईएस्ट एवर एबिटा रिपोर्ट किया कंपनी ने, 483 करोड़ का। एबिटा मार्जिन्स थे दिसंबर तिमाही में अराउंड 39.4%। पैट आया 352 करोड़ का, जो पिछले साल दिसंबर तिमाही में 138 करोड़ का पैट था। कंपनी के रिटर्न रेशियोज बहुत अच्छे हैं, एक जीरो डेट कंपनी है, प्रोमोटर्स की अच्छी खासी हिस्सेदारी, और FIIs DIIs भी बुलिश लगते हैं। 39% स्टेक ओन करते हैं, जिसमें नालंदा फंड अकेला अराउंड 10% है, फिर HDFC, कोटक, अच्छे नाम है। बाकी अनिल जी, ये स्टॉक में आज इसलिए भी फोकस में है कि एक तो सरकार का ऑलरेडी काफी थ्रस्ट है केपेक्स के ऊपर, तो उसका फायदा हम जितनी भी केपेक्स वाली कंपनी है या कैपिटल इक्विपमेंट वाली कंपनी है सब में देख ही रहे हैं। और आज जो अंबुजा सीमेंट ने अपना कैपेसिटी एक्सपेंशन अनाउंस करा है, 14 मिलियन टन का कैपेसिटी एक्सपेंशन करेंगे, तो ये कंपनी की क्लाइंट लिस्ट में अंबुजा सीमेंट भी है और ये सीमेंट प्लांट सेटअप करने का काम करती है। मुझे लगता है इसको भी एक बड़ा फायदा आने वाले महीनों में, क्वार्टर्स में होने वाला है। और वैसे भी कंपनी जबरदस्त है, मुझे लगता है यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। और शॉर्ट टर्म टारगेट 2820 का, स्टॉप लॉस 2700 रुपए। ओके, तो ये है आपके लिए AIA इंजीनियरिंग। इस बीच पॉलीकैब, इसके नंबर्स आपको आते हुए दिख रहे हैं ऑन द फर्स्ट कट। जो मुनाफे का आंकड़ा है वो अनुमान से थोड़ा बेहतर है। 325 करोड़ के सामने 425 करोड़ का आपका मुनाफा आया है। हमारा अनुमान 382 करोड़ का था, तो हमारे अनुमान से तो काफी बेहतर मुनाफे का आंकड़ा आया है। आय का अनुमान बिल्कुल अनुमान मुताबिक आपको आते हुए, आय का आंकड़ा बिल्कुल अनुमान मुताबिक आते हुए दिखा है। 4324 करोड़ की आय है, हमने अनुमान 4320 करोड़ का लगाया था, तो एग्जैक्ट बैंग ऑन आंकड़ा आया है। 9% की बढ़त आपने रेवेन्यू में आती हुई देखी है, बट मुनाफा शानदार बढ़त दिखा रहा है। 100 करोड़ की बढ़त रही है, 325 करोड़ से बढ़कर इनका मुनाफा 425 करोड़ का आया है। कामकाजी मुनाफा 476 करोड़ से बढ़कर 609 करोड़ का आया है। हमने अनुमान 561 करोड़ का लगाया था, तो ऑपरेशनली भी बढ़िया नंबर्स अनिल जी दिख रहे हैं। मार्जिन्स 14.1% के हैं, 12% से बढ़कर हमारा एस्टिमेट 13% का था। ओवरऑल शानदार नंबर्स हैं। रेवेन्यू अच्छा आया है और प्रॉफिट और ऑपरेशनली तो बीट किया है एस्टिमेट्स को सर। नंबर शानदार, बढ़िया नंबर, बहुत शानदार, बहुत अच्छे नंबर, बहुत ही जबरदस्त नंबर है। और जिन पैरामीटर्स पे मार्केट को डर था, ये तो आज का मुंह छोड़ दी है, अदरवाइज पूरा मार्केट पॉलीकैब पर शॉर्ट ही था। यस सर। तो बिल्कुल नतीजे के पहले ढीला ढाला ऐसा खराब प्रदर्शन कर रहा था, तो लोग शॉर्ट है, अंडर होल्ड है, और ये स्टॉक इन नंबर्स के दम पर री रेटिंग कर सकता है। जैसा जो कल हम बात कर रहे थे कि अपग्रेड्स आ सकते हैं, एग्जैक्टली। मैं बताऊं एक इंटरेस्टिंग चीज, आज का जो टॉक ऑफ द टाउन है MSCI इंडेक्स में बदलाव, ये आगे चलते हुए MSCI इंक्लूजन में आएगा स्टॉक पॉलीकैब, क्योंकि ये इस तरह की परफॉर्मेंस आपको चाहिए जो स्टॉक में इंटरेस्ट वापस से फंड्स का जगाती है। देखिए ऑपरेशनल फ्रंट पर 609 करोड़ का मुनाफा किसी भी एंगल से आप देखेंगे बहुत बढ़िया। ऐसे टाइम पे मार्जिन्स इंप्रूव करके दिखाना ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। तो आई थिंक जो नंबर्स आए हैं वो तोड़फोड़ है, बहुत ही जबरदस्त है, बढ़िया नंबर्स है। मुनाफा आपका 425 करोड़, 14% के मार्जिन,
ऑपरेटिंग लेवल पर बीट, क्लियर बीट है, किसी भी लिहाज से देखिए बढ़िया नंबर, बहुत ही जबरदस्त नंबर है। एक बार जरा आप चार्ट पर राय ली जाए। कुणाल जी चार्ट देखिए पॉलीकैब। अनिल जी नंबर तोड़फोड़ है और चार्ट भी रेजिस्टेंस को तोड़ रहा है। जिस तरह का स्ट्रक्चर है मुझे लगता है 3350 के ऊपर अभी अभी स्टॉक निकला है। अगर ये कुछ समय और 3350 के ऊपर टिक जाता है तो इसमें फिर एक अच्छा मूव बनता हुआ दिखेगा। स्टॉक एक आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है। विशेष बात यह है कि पिछले कुछ दिनों में वॉल्यूम एडिशन बड़ा तगड़ा हुआ है पिछले 2 सत्रों में, यानी कि एक बड़ा बिल्टअप हो चुका है, ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है। तो लॉन्ग पोजीशन जिनके पास है बिल्कुल बने रहें। मुझे लगता है कि यहां से भी 100 रुपए की तेजी की गुंजाइश दिख रही है चार्ट। अनिल जी जो वायर डिवीजन है इनका ब्रेड एंड बटर है, वहां पर शानदार ग्रोथ है। वाईओवाई और क्यूओक्यू दोनों बेसिस पर देखें तो शानदार ग्रोथ आती दिखी है। वायर डिवीजन के जो मार्जिन्स हैं साल दर साल देखें तो 11.6% से बढ़कर 14.5% के आए, और क्यूओक्यू भी देखें तो 13.7% से बढ़कर 14.5% तो के आए। कोर बिजनेस में स्ट्रॉन्ग मार्जिन ग्रोथ है और वही सबसे ज्यादा काम किया। तो बेहद शानदार नंबर्स पॉलीकैब के हर एक पैरामीटर पे क्या कमाल कर रही है। आज मिड कैप कंपनियां जो नंबर्स दे रही हैं, दीप मानना पड़ेगा, गजब के नंबर आते दिख रहे हैं, एब्सोल्युटली बाजार को खुश करने वाले नंबर। और आप देखिए स्टॉक आप 4% मजबूत डे हाई पर पॉलीकैब ट्रेड करता हुआ दिखा, तो बहुत ही दमदार परफॉर्मेंस पॉलीकैब की आती हुई। चलिए पॉलीकैब, कल एशियन पेंट्स ने ऐसा बढ़िया सरप्राइज दिया था, आज पॉलीकैब ने आपको सरप्राइज दिया। 4% ऊपर पॉलीकैब हो गया है। बाय द वे इन सब बात में स्ट्रैटेजी जो टाइम से पहले आने वाली थी वो थोड़ी डिले हो गई। तो जब दीप प्लानिंग की तब जाके हुआ है। 2:35 पे है, 2:25 नहीं तो 2:45 भी बच सकती थी, 3 भी बच सकते थे। अभी तो लाइव आ गए, तो अभी एक बाकी है। करेक्ट। हाँ, तो आइए पहले अनिल जी की स्ट्रैटेजी ले लेते हैं। डेज हाई पर है हमारे बाजार और डेज हाई पर हैं डाउ फ्यूचर्स। 150 पॉइंट ऊपर अनिल जी डाउ फ्यूचर्स दिख रहे हैं, 35 पॉइंट ऊपर नैस्डैक फ्यूचर्स दिख रहे हैं। लग रहा है 4 दिन की गिरावट के बाद आज बाउंस बैक अच्छा आते हुए दिख सकता है। यूरोप के बाजार में भी आधे से 1% की तेजी है। फ्रांस का बाजार 1% ऊपर है। कच्चा तेल और नीचे आ गया है। रुपया बस आज थोड़ा कमजोर हुआ है अनिल जी, 10 पैसे नीचे आपको रुपया दिख रहा है, अदरवाइज अच्छे संकेत हैं। एशिया भी थोड़ा सुस्त था आज। बताएं सर हमें क्या करना है इस समय? तेजी 1 वर्ड 100%। मतलब व्यू तो बदला ही नहीं, खाली आज ये जरूर था कि पहले लेवल के बजाय इंपॉर्टेंट लेवल पर लेना है, फर्क उतना ही है। और वो इंपॉर्टेंट लेवल निफ्टी पे मिला भी। बैंक निफ्टी पे तो पहले लेवल से ही घूम गया, लेकिन निफ्टी में आपको दिया भी। और जिस लेवल की क्लोजिंग आपको बैंक निफ्टी दे रहा है, कोई डाउट ही नहीं कि आप मजबूती होकर जा रहे हैं। तो आई थिंक ऑल सेट। और ये जो हमने 39,050 की जो क्लोजिंग देखी थी, अब तो आपको याद भी नहीं होगा कि हमने 39,050 कब देखी थी। ये अप्रैल के महीने, मार्च के महीने में, 20 मार्च को बैंक निफ्टी में। वहां से ये हाईएस्ट क्लोजिंग दे रहा है आज। और निफ्टी में भी आपको हाईएस्ट क्लोजिंग मिलती हुई दिख रही है इस रनअप की। तो आप सेट हैं एकदम तेजी के लिए, कोई दिक्कत है नहीं। अब डेटा में एक बार बता दूं दीप, और डेटा बहुत इंटरेस्टिंग बन रहा है। पहली चीज निफ्टी 18,300 पर 90 लाख शेयर हैं। पुटमेर 18,300 पर 95 लाख शेयर कॉलेबल, यानी कि लगभग बराबरी का ओपन इंटरेस्ट है। और 18,300 के आप ऊपर देने को बंद तैयार हैं। और आज डाउ फ्यूचर धीमे धीमे हमें देखकर और बढ़कर 250 पॉइंट। तो पहली चीज ये कि शॉर्ट रहने में कोई समझदारी है नहीं। तो आपको अपनी शॉर्ट काट लेनी चाहिए। ठीक है। अगर शॉर्ट काट ले 25-50 पॉइंट नीचे आ जाए, फिर बहुत मन दुखेगा, अरे मेरा तो लॉस बुक हो गया, ये क्या कर लिया। तो 18,265 आए तो और ले लेना, बस। ज्यादा मन दुखे तो 18,265 आए और ले लेना, अब इससे ज्यादा क्या है। तो आई थिंक मार्केट डे हाई के आसपास बंद होने को तैयार है। जो भी जहां भी बंद होगा डे हाई के आसपास बंद होगा। अब अभी के हिसाब से आप देखेंगे तो डे हाई आपका 25 पॉइंट ऊपर का हो गया बैंक निफ्टी पर, और निफ्टी पर लगभग 10-15 पॉइंट। लेकिन जहां बंद होगा डे हाई के आसपास, अभी 18,350 के आसपास होता है, 375 में बंद होता है। जहां भी बंद होगा डे हाई के नजदीक बंद होगा। और बैंक निफ्टी भी कोई बड़ी बात नहीं दीप के आज ही 44,000 आपको दिखा दे। 44,000। अब ये क्यों मैं बताता हूँ। पहले तो मैंने निफ्टी का बताया 18,300 के नीचे बंद होने की संभावना कम है, जिस तरह की पोजीशन बनी हुई है। बैंक निफ्टी 43,500 के नीचे बंद नहीं होगा तो आप कहेंगे इसमें तो क्या बड़ी बात है। लेकिन बड़ी बात ये है कि 43,500 के पुट और कॉल दोनों पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट, और जहां हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल्स में हो और वहां से आप 350 पॉइंट ऊपर बंद हो, तो कौन होगा जो अभी भी अपनी शॉर्ट खुली रखेगा और 250 डाउन देगा। इसलिए बैंक निफ्टी का आप जो सवाल 2 बजे पूछे थे उसका जवाब डेटा देखकर अभी आ रहा है। इसलिए मैं कह रहा था 2:13 में कि जल्दी कर लेते हैं। राइट, समझ गया। ये है कमाल। सो बैंक निफ्टी कमाल करने को दिखा रहा है, क्योंकि 43,500, 43,600, 43,700, 43,800 हर लेवल का कॉल राइटर दुखी है इस वक्त, क्योंकि कॉल
अब कटने। और हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट से जब आप 300 पॉइंट ऊपर निकल जाते हो, 350 ऊपर निकल जाते हो, तो फिर आप ज़्यादा नीचे आते नहीं। और ऊपर से आपको ग्लोबल का सपोर्ट सामने दे, अभी तो दिख रहा है ना, बंद जो होगा देखा जाएगा, अभी तो दिख रहा है ना, अभी तो दिख रहा है। तो आई थिंक बैंक निफ्टी 44,000 की तरफ जाने। तो अगले बैंक निफ्टी के लेवल में बता दूं, 43,950, ओके, 44,050, 44,150, 3 लेवल है। 43,950, 44,050, 44,150 यहाँ लाइफ आई है। निफ्टी 18,350, 18,375, 18,400, ये 3 लेवल है जो आपको ध्यान में रखना है। तेजी के रुझान के साथ रहना है। अगर आपको बचे हुए समय में वापस में अगर बैंक निफ्टी 43,675, 700 मिले तो एंट्री कर लीजिए। गॉट इट। हाँ, और 43,950 पे रिव्यू कर लीजिए, और अगर वो पार किया तो 44,050 तक की भी कोशिश हो सकती है। तो रुझान तेजी का बिल्कुल बरकरार है, बिल्कुल डरने घबराने की जरूरत है नहीं। चलिए सर, और पॉली कैप देख लीजिए, पॉली कैप देख डे हाई पर, डे है 4.5%। और अगर किसी ने रिजल्ट एनालिसिस के साथ खरीदारी की है, मूड बनाया, अब आराम से प्रॉफिट बुक करिए। 3400 के आसपास पहुंच चुके हैं फ्यूचर्स इसके, 3390 का हाई है, प्रॉफिट ले लीजिए या ट्रेल करते चलिए जो भी है। गॉट इट सर, चलिए एंजॉय करिए। ये है। एक चीज और, सॉरी बताना, एक सुबह आज हमने आज के 2000 भी दिया था, पीएफसी 160 का हासिल हुआ, और उसके बाद 165 का स्टॉप लॉस है। तो मैं जनरली जब भी देता हूँ तो ये कहता हूँ कि आप अपनी कॉस्ट का स्टॉप लॉस रख ले। कॉस्ट का रखा हो, निकल गए तो भी अच्छी बात है, नहीं तो 165 पार हो रहा है, एग्जिट कर लीजिए अपनी पोजीशन से, बिल्कुल क्लियर कट है। पहले टारगेट के बाद कॉस्ट के बाद अगर आपने कर दिया एग्जिट तो अच्छी बात है, नहीं तो डिसिप्लिन के साथ एग्जिट कर लिए। तेजी का मार्केट है, ज़्यादा शॉर्ट रहने में समझदारी वाला काम है नहीं। करेक्ट, ठीक है। ये है आपके लिए अपडेट और साथ ही मूव। आइए सेठी साहब की भी दूसरी शॉर्ट टर्म पिक लेनी है। सेठी साहब बताएं सर, एआई इंजीनियरिंग पहली पिक, दूसरी पिक कौन सी है सर? हाँ बिल्कुल दीपांशु, बहुत ही अच्छी धुआंधार तेजी मिड कैप्स में चल रही है। अभी पॉली कैप हमने देखा, अनिल जी ने पूरा डिस्कस विश्लेषण किया उसका, बहुत ही अच्छे नतीजे थे। एक अपडेट भी दे देता हूँ दीपांशु, कल मैंने इसी समय सिरमा SGS नाम की स्टॉक को रिकमेंड किया था, 294 के लेवल पे दिया था, आज 300 अभी 12-13 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है, तो उसमें भी दमदार तेजी हुई है, 3-4% ऊपर है वो स्टॉक। बाकी जो मेरा आज का दूसरा स्टॉक है वो एक ऑटो कंपोनेंट कंपनी है, स्टॉक का नाम है सनसेरा इंजीनियरिंग। ये कंपनी कॉम्प्लेक्स और हाई प्रिसीजन इक्विपमेंट्स बनाने के लिए जानी जाती है। ऑटो सेक्टर के लिए तो काम करती है, इसके अलावा नॉन ऑटो सेक्टर जैसे एरोस्पेस है, एग्रीकल्चर है, मैन्युफैक्चरिंग है, इन सब सेक्टर्स के लिए भी कंपोनेंट्स बनाती है। ये सीवीज के लिए कुछ कंपोनेंट्स हैं, उसमें अमंग द टॉप 10 ग्लोबल सप्लायर्स है। 25 से ज़्यादा देशों में एक्सपोर्ट करती है, 30% से ज़्यादा एक्सपोर्ट से इनका रेवेन्यू आता है। मार्की क्लाइंट लिस्ट है, नाम पूरे नहीं बताऊंगा बिकॉज जितने अच्छे OEMs, बड़े OEMs है हर सेगमेंट में, चाहे वो 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, कमर्शियल व्हीकल है, एयरक्राफ्ट है, इवन बोइंग इज देयर कस्टमर, तो इस तरह के इनकी क्लाइंट लिस्ट है। बाकी सीरियसली कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के कंपोनेंट्स के सेक्टर में भी आ गई है। इन्होंने हाल ही में एक स्वीडन में भी एक कंपनी को एक्वायर किया है जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के इनके जो सेगमेंट है उसको बूस्ट मिलेगा उससे। एक इनका नया फोकस है एरोस्पेस डिफेंस पे, और बेंगलोर में एक इनका नया ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है, वो आने के बाद एक और ट्रैक्शन मिलेगा। बाकी सॉलिड फंडामेंटल्स है। दिसंबर तिमाही बहुत अच्छी थी, 32 करोड़ का पैट था, जो पिछले साल दिसंबर तिमाही में 20 करोड़ का पैट था। फिर FIS-DIS भी अच्छा खासा 55% हिस्सेदारी रखते हैं, जिसमें सभी नामी गिरामी नाम है, प्रोमिनेंट है, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, आबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, फिर आपके एक्सिस, कोटक सब है इन्वेस्टर। मुझे लगता है ये स्टॉक भी बिल्कुल अच्छा करेगा, यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह। 790 का टारगेट है, 750 का स्टॉप लॉस रखना है। ओके, 790 का टारगेट, 750 का स्टॉप लॉस। ये राय सनसेरा इंजीनियरिंग में आती हुई आपके लिए सेठी साहब की तरफ से ये स्टॉक। बिल्कुल, तो ये दो बढ़िया कैश कॉल्स आपके लिए जहां पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। थोड़े और स्टॉक्स जहां पर मूव अच्छी है, मेट्रोपोलिस, ये भी आज थोड़ा मोमेंटम में आ रहा है, 2.5% ऊपर मेट्रोपोलिस का काउंटर इस समय ट्रेड कर रहा है। एक बार हिमांशु जी से ज़रा चार्ट चेक लिया जाए। हिमांशु जी देखें सर, डेज हाई पर मेट्रोपोलिस। एक अंडर परफॉर्मर स्टॉक रहा है, हालांकि अभी तक कोई बहुत बड़ी परफॉर्मेंस स्टॉक ने नहीं दिखाई। आज एक थोड़ी सी मोमेंटम जरूर बिल्डअप होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अगर मैं ब्रॉडर चार्ट देखता हूं तो जब तक स्टॉक 1365-1370 रुपए के नीचे बना हुआ है, ओवरऑल सप्लाई प्रेशर देखने को मिलेगा। फ्रेश खरीदारी की अभी सलाह नहीं है। अभी अगर स्टॉक आने वाले दिनों में 1390-1395 के ऊपर निकलने में कामयाब रहता है, तब मुझे लगता है कि यहाँ पर एक शॉर्ट कवरिंग की शुरुआत हो सकती है। फिलहाल एक साइडवेज ट्रेंड
कि इंटरमीडिएट टर्म ट्रेंड में एक साइडवेज कंसोलिडेशन है, लेकिन एक बड़ा ट्रेंड जो है वो अभी भी डाउन साइड का है। ओके, तो ये है आपके लिए राय मेट्रोपोलिस में। आइए विश्वेश जी के लिए भी एक बिगुल विश्वेश का विशेष। पता ही नहीं चला विश्वेश जी भी बैठे हुए एकदम शांत शांत, और नजर भी नहीं आए विंडो में भी। विश्वेश जी कहाँ थे? विंडो में भी दिखे नहीं। चलिए बिगुल आया तो कम से कम याद आ गया। बताएं सर। देखिए अनिल जी, निफ्टी बैंक निफ्टी तो मेरे हिसाब से क्लियर है, आपने भी कह दिया, बैंक निफ्टी में कुछ कहना नहीं। पर एक इंडेक्स जो मुझे लगता है दबे पाँव मूव कर रहा है वो है निफ्टी फाइनेंस, CNX फाइनेंस 19,540 के आसपास चल रहा है, ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई ही बना रहा है। तो यहाँ पे निफ्टी फाइनेंस का अनिल जी 19,500 का 16 मई का, मतलब अगले मंगलवार का कॉल ऑप्शन 100 रुपये के आसपास मिल रहा है, यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। और आज का अगर आप इस ऑप्शन का लो देखोगे तो 30 रुपये के आसपास है। मुझे लगता है यहाँ पे 25 रुपीज़ का स्टॉप रखना चाहिए, थोड़ा वाइड रखते हैं क्योंकि वॉलेटाइल रहता है। अब जिस हिसाब से निफ्टी फाइनेंस में ब्रेकआउट आया है, मुझे लगता है ये एटलीस्ट 150 से 200 पॉइंट चलना चाहिए। तो उस सूरत में अगर 19,700 जाता है अंडरलाइन, तो इसकी वैल्यू एटलीस्ट 200 रुपीज़ होनी चाहिए। तो मुझे लगता है निफ्टी फाइनेंस अभी तक वो मूव नहीं आया है जो बैंक निफ्टी में ऑलरेडी आ चुका है, और यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी फेवरेबल है। तो या तो फ्यूचर खरीदा जाए या निफ्टी फाइनेंस का 19,500 का कॉल खरीद के उसको कैरी करना चाहिए। स्टॉप लॉस 25 रुपये के आसपास रखेंगे, 200-250 रुपये के टारगेट रहेंगे। ओके, तो निफ्टी फाइनेंस पर खरीदारी की राय आ रही है माफ कीजिए विश्वेश जी की तरफ से। और आई थिंक आज दोपहर में समित चौहान साहब भी हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने भी सिमिलर स्ट्रैटेजी दी थी। तो बैंक्स पर तो मोमेंटम है, बट बैंक्स और फाइनेंशियल्स को जो कैप्चर करता है निफ्टी फाइनेंस, उस पर भी आपको ये मूवमेंट आ रहा है। विश्वेश जी की तरफ से 19,500 का कॉल खरीदने की राय। निफ्टी फाइनेंस के भी ऑप्शंस में अच्छा वॉल्यूम होने लगा। वॉल्यूम में अच्छा ऑप्शंस में हो रहा है, अभी तक फ्यूचर्स में उतना वॉल्यूम नहीं दिखा मुझे, लेकिन अब एक्सपायरी के दिन में डेटा देखता हूँ तो ऑप्शंस का वॉल्यूम होने लगा है। अब तो वहाँ पर भी एक्शन तो लौट रहा है बिल्कुल सर। आइए एक्शन में कुछ और स्टॉक्स हैं, चर्चा में भी हैं, और एक जो स्पेस जो चर्चा में है वो ऑनलाइन फूड डिलीवरी वाली, और बाकी दूसरी ई कॉमर्स कंपनियां। और वजह है कि ONDC ये भी अब इसी तरह के कामकाज में उतर चुका है। तो ONDC के चलते जोमेटो काफ़ी सुर्खियों में। क्या ONDC से जोमेटो के कारोबार पर वाकई में बड़ा खतरा है? इस पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग बयान और स्टेटमेंट आया है। इन सारी डिटेल्स के साथ अरमान हमारे साथ है तैयार। अरमान बताइए क्या है जानकारी? जी सर, मुख्य करके 3 सवाल थे। एक सबसे पहला सवाल जैसा कि आपने बताया कि क्या ONDC जोमेटो, स्विगी, अमेजोन आदि जैसी हैं, क्या इनके कारोबार को खत्म कर देगा? उस पर बयान ये आता हुआ दिखा कि क्लियर कट उन्होंने बोला कि ONDC का जो मकसद है वो किसी को भी बिजनेस से बाहर करने का नहीं है। उनका मुख्य उद्देश्य ये है कि सभी को जो है लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, और किसी की जो अगर मोनोपोली हो तो उसे खत्म किया जाए, पर बाकी जो दूसरे भी सेलर्स और बायर्स हैं सबको जो है एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। दूसरा एक सबसे बड़ा सवाल ये भी था कि क्या ONDC को सरकार से फंडिंग मिल रही है? उस पर भी बयान क्लियरली ये आता हुआ दिखा कि सरकार से उन्हें फंडिंग नहीं मिल रही है। उन्होंने 180 करोड़ जो है वो 19 बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे जुटाए थे, और उसी का जो है उपयोग वो करते जा रहे हैं। तीसरा सवाल, जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये भी था कि क्या ONDC ये जो इंसेंटिव्स दे रही है क्या ये लगातार देती रहेगी? उस पर भी क्लैरिफिकेशन ये आया है कि ONDC कुछ समय के लिए ही जो इंसेंटिव है वो दे रही है ग्राहकों को बढ़ाने के लिए, और ये लगातार जो है इंसेंटिव्स ये लगातार नहीं चलने वाले हैं, ये कुछ समय के लिए ग्राहकों को ऑनबोर्ड लाने के लिए ही इंसेंटिव दिए जा रहे हैं। तो ये जो चिंता थी कि लंबे समय तक होगा, बड़ी डिस्काउंटिंग होगी, नया प्राइस वॉर आ सकता है, आप कह रहे हैं कि उनका कहना है कि लंबे समय तक नहीं होगी। बिल्कुल, ये इंसेंटिव्स अभी जो कस्टमर्स को लाने के लिए उस हिसाब से किया जा रहा है। और जो फंडिंग्स की भी जैसे बात बोल रहे थे, तो वो फंडिंग्स भी बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने दी है फंडिंग्स, जिसका उपयोग वो कर रहे हैं सरकार की तरफ से। बिल्कुल। तो चलिए, ये कुछ मच नीडेड क्लैरिफिकेशन आई है ONDC की तरफ से कि है क्या एग्जैक्टली सडनली इतनी चर्चा में कैसे आ चुका है ये। तो बिल्कुल देखते हैं कि आगे किस तरह से डिस्ट्रप्शन होता है, नहीं होता है तो कितना होता है, लेकिन कुछ रिलीफ वाली खबर जरूर है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। और जोमेटो आज थोड़ा स्टेबल भी दिख रहा है बाजार के एक्शन में। आपको देखते हैं यहाँ से किस तरह के मूवमेंट ये काउंटर पकड़ता है। बट मूव एक दो और जो मैं कोशिश कर रहा हूँ देखने की इस समय, डेल्टा कॉप ये सुबह से एक्टिव है। आज चार्ट कॉर्नर का कॉल भी आया था, 222 और 225 के टारगेट्स भी हैं। आशु जी, डेल्टा कॉप जो आप बड़ी रेंज की बात करते हैं 180-220 के बीच में, ऑलमोस्ट अब रेंज के अपसाइड पर आ रहा है। 220 का इसने हाई भी बना लिया है। डेल्टा कॉप क्या यहाँ से और ऊपर जाने की संभावना है या फिर वापस रेंज से अब गिरेगा?
देखो दीपांशु, गिरने का तो नहीं कह सकते, बट जा सकता है या नहीं जा सकता वो इम्पोर्टेंट है। तो मुझे लगता है कि वही जो 225-30 का लेवल है वहां तक जा सकता है, क्योंकि मिड कैप्स परफॉर्म कर रहे हैं, बाकी मार्केट भी चल रही है, ट्रैक्शन है, ब्रेड भी अच्छी है। बट जिस तरह से दीपांशु जो जाना चाहिए था, अगर पिछली बार अगर आप मूव देखो, जब इस तरह का मूव निफ्टी और बैंक निफ्टी में आया था तब ये 300 क्रॉस किया था। तो मैं उसके मतलब अगर आप एक एग्जांपल देता हूं दीपांशु आपको, जिस लेवल पे आज निफ्टी और बैंक निफ्टी खड़ा है, मतलब ऑलमोस्ट क्लोज टू ऑल टाइम हाई पे, उस टाइम पे जो था क्या कहते हैं, अभी हमने डीएलएफ की बात की, डीएलएफ थे 400-420 रुपए का भाव जो हाई बनता था, और जो टाटा मोटर जाता था 450-60 का या 480 रुपए का भाव जाता था, या 500 रुपए भी गया हुआ है, आई थिंक टच किया हुआ है, एक बार क्रॉस किया हुआ है। आज अगर जब निफ्टी आया तो टाटा मोटर 520 उससे बहुत ऊपर है, डीएलएफ उससे ऊपर है जो अपने हाई से, ये 325-30 रुपए का भाव था, वहां से 215 रुपए है। सो आई थिंक दैट इज द आंसर टू योर क्वेश्चन दीपांशु, कि ये अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक बन गया है। सो प्रॉब्लम उस स्टॉक से होती है जो अंडर परफॉर्मिंग बन जाए। आप देखिए ना, जो स्टॉक्स में आउट परफॉर्मेंस दिखनी थी किस तरह से वापस आए हैं और अपने प्रीवियस हाइज के ऊपर आके खड़े हो गए, दैट शोज द स्ट्रेंथ ऑफ द स्टॉक। तो मुझे लगता है कि जिस लेवल पे निफ्टी खड़ा हुआ है, अब नॉर्मली मैं हमेशा बात करता हूं कि इंडेक्स इज द बेस्ट स्टॉक, क्योंकि मुझे लगता है जैसे एलएनटी में आप देखिए इतना बढ़िया स्टॉक, एक्सीडेंट हो गया, डॉक्टर रेड्डी में हो गया, इंस्पाइट ऑफ मार्केट एट क्लोज टू ऑल टाइम हाई, एक्सीडेंट्स हो गए। तो ऐसे के अंदर अंडर परफॉर्मेंस और आउट परफॉर्मेंस ढूंढना बहुत जरूरी है। बट जैसे अब हम निफ्टी जिस लेवल पे पहुंच गए हैं दीपांशु, मैं हमेशा बोलता हूं इंडेक्स इज द बेस्ट स्टॉक, बट अब मुझे इंडेक्स से थोड़ा सा कॉशियस व्यू रखना है। इसलिए नहीं कि इंडेक्स खराब लगता है, इसलिए कि इस लेवल पे लेके पैसे कैसे बनेंगे। मतलब आज एमएससीआई की रीबैलेंसिंग चल रही है, मार्केट ऑल टाइम हाई पे खड़ी हुई है, कोई ऐसा रीजन नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा रीजन है कि जो आम जनता जनार्दन है, पब्लिक जिसको हम कहते हैं, वो इंडेक्स में शॉर्ट है, इससे ऊपर क्या जाएगा, इससे ऊपर क्या जाएगा, हेज करने के लिए शॉर्ट कर देते हैं। तो वो शॉर्ट पोजीशंस बहुत सपोर्ट कर रही है, बाइंग भी आ रही है। सो आई थिंक ऑल इन ऑल मार्केट ओवरऑल कंफ्यूजिंग है। अगर मैं एक और चीज इसमें ऐड करता हूं दीपांशु, आई एम एक्सटेंडिंग दिस कॉन्वर्सेशन, कि अगर मैं अपने एनालिस्ट से बात करता हूं तो कहते हैं 18,400 के ऊपर 19,000 भी जा सकता है, 400 क्रॉस नहीं किया तो 17,900 भी आ सकता है। अब ये दोनों बातें हो गई। अब मैं तो ये बात नहीं कह सकता कि 400 के ऊपर 19,000 चला गया, देखा हमने कहा था, नहीं किया तो देखा हमने कहा था, दोनों बातें सही होंगी। सो आई थिंक थोड़ा सा इंडेक्स का ट्रेड डिफिकल्ट है, इसीलिए मैं जैसे डीएलएफ, टाटा मोटर स्टॉक। आशीष जी, आपके एनालिस्ट से मुझे बात करने दो, एक दिन आप उसको साथ में लेके आओ शो पे, वो आप पूछोगे तो ऐसे ही बोलेगा, उसके चेहरे पे डर तो देखो जब आप सवाल पूछते हो। ये तो हम क्या मजे मजाए 20-20 साल पुराने एंकर है तो कैसे कैसे जेल जाते हैं, उसका तो बेचारा, और वो आपका असिस्टेंट भी है। तो विश्वेश जी कुछ राय देना चाहते हैं आपको? जी विश्वेश जी। अनिल जी आपने बोला वही, मैं आशीष से पूछना पाता हूँ कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आया। अच्छा, मतलब वो इंडेक्स पे लॉन्ग है और स्टॉक्स पे कॉशियस है, कि स्टॉक्स पे लॉन्ग है कि इंडेक्स पे कॉशियस है, मुझे नहीं समझ में आया। जी आशीष जी बताइए, कवि कहना क्या चाहता है इन पंक्तियों? तो मैं पूछना चाहता हूँ, हाँ, ऊपर लिखी हुई पंक्तियों में कवि क्या कहना चाहता है? अनिल जी, उसका कहने का मतलब यह है कि जो ओरिजिनल क्वेश्चन था दीपांशु का डेल्टा कॉप पे, yes. कि इस टाइम पे जो मतलब इस लेवल पे स्टॉक्स जो अपनी स्ट्रेंथ है, जो आउट परफॉर्मेंस है, वो कह रहे हैं कि हम आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स हैं। टाटा मोटर कह रहा है, डीएलएफ कह रहा है, जो स्टॉक्स हैं अनिल जी वो स्टॉक्स बोल रहे हैं कि अब हम आउट परफॉर्मिंग दिखा रहे हैं और वो स्ट्रेंथ नजर आ रही है, और डेल्टा कॉप में वो स्ट्रेंथ नहीं है। तो ये चीज है इंडेक्स में अनिल जी, ऑनेस्ट कन्फेशन ये है कि इस लेवल पे थोड़ी कंफ्यूजन है, इसलिए आज मैं कोई स्प्रेड भी नहीं दे रहा हूं, मंडे को जरूर दूंगा, क्योंकि अनिल जी जिस तरह से ये ऑप्शन सेलर मार्केट नहीं रही है, हम बार बार दे रहे हैं। आज हमने एक पेयर ट्रेड दिया, बाय बैंक निफ्टी फ्यूचर एंड सेल निफ्टी फ्यूचर। तो अनिल जी ऐसे पेयर ट्रेड ढूंढने पड़ रहे हैं, या इंडेक्स के अंदर अनिल जी जो है ऑनेस्ट कन्फेशन ये है कि कंफ्यूजन है, कि क्योंकि ऑप्शन सेलर मार्केट नहीं रहा, ऑप्शन में लेने वाला काम है। तो आप बेच के भी, आपने कहा इतना ऑप्शन सेलर जिसमें बेच के बैठा हुआ है, अनिल जी किसी भी लेवल पे बेचने वाला मार्केट ही नहीं रहा, कोई भी मॉडल ना इस मार्केट में परमानेंट नहीं चलता। तो जो कहने का ये है कि अनिल जी जो आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स हैं अब उनके साथ बनना चाहिए, क्योंकि उन्होंने क्लियर कट कह दिया कि हम विनर हैं इस मार्केट के और हम ऊपर जाने को तैयार हैं। तो इतने मतलब ऑल टाइम हाई पे भी मुझे वो हाई वाले स्टॉक्स लेने हैं, ना कि जो स्टॉक्स नहीं चले हैं।
तो उन स्टॉक्स पर भरोसा रखिए जो इस समय मोमेंटम पे हैं और वहां पर ज़्यादा गेन्स आएंगे। इसलिए टाटा मोटर्स की बात भी आशु जी कर ही रहे थे। डीएलएफ भी आपके रेडार पर है ही, और भी कई सारे काउंटर्स हैं जहां पर मूव आपको बनती हुई दिख रही है। बट एक स्पेस ऑफ मार्केट जहां पर सुबह से कमजोरी आ रही है, अभी भी आपको कमजोरी बनती हुई दिखी है, वहां पर भी आपको एक बार नज़र डालनी है। मेटल्स पर रखिए नज़र, भारी गिरावट आ रही है। हिंडाल्को पर हम वीकनेस इस समय देख ही रहे हैं। रेन इंडस्ट्रीज आपको कमजोर दिख रहा है। हिंदुस्तान कॉपर में 3% का ब्रेकडाउन आया है, और बाकी स्टॉक्स जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, सेल, जेएसपीएल में भी आपको वीकनेस दिख रही है। एक बार नेहा से जरा जाना जाए कि इतनी बड़ी गिरावट क्यों आई है मेटल्स में। नेहा, इंटरनेशनली तो कमोडिटी प्राइसेस में क्रैश आया भी है, हुआ क्या है यहाँ पर? मेटल्स की सबसे ज्यादा पिटाई हुई, एंड यू राइटली पॉइंटेड आउट, जितनी भी कमोडिटीज हैं यहाँ पर इस बार एक भी नहीं बची हैं, और सारी जितनी कमोडिटीज हैं, चाहे वो नॉन एग्री हो, एग्री हो, सब वीकली डिक्लाइंस की तरफ ही बढ़ती चली जा रही है। लेकिन मेटल्स की धुलाई थोड़ी ज्यादा हुई है। एलएमई कॉपर 5 महीने के लोज पर है, एल्यूमिनियम 6 महीने के निचले स्तर पर गिर गया है, और जिंक, इसकी पिटाई तो काफी समय से हो रही थी, अब 2.5 साल के लोज पर चला गया है। और आयरन और स्टील रिबार चीन के बाजारों में ये 6 से 7 महीने के लोज पर है। और अगर मंथली आधार पर देखा जाए, सब में डबल डिजिट डिक्लाइंस है, 9 से 15% तक का करेक्शन। प्राइम फैक्टर जिसकी वजह से गिरावट आई है वो एकमात्र चीन है। चीन के कमजोर आर्थिक आंकड़े निकल, इन्फ्लेशन डेटा आप देख लीजिए, ट्रेड डेटा देख लीजिए, सब एक कमजोर डिमांड की तरफ इशारा कर रहे हैं। नए बैंकों के लोन्स हैं, वहां पर गिरावट देखने को मिली है। इनफैक्ट ऐसा हो गया कि वहां का जो सबसे बड़े कॉपर का इंपोर्टर है मायके, 30% के आसपास का कॉपर का, चीन के कॉपर का इंपोर्ट वो संभालते थे, उनकी तरफ से यहां पर खरीदारी बंद हो गई है। क्यों? क्योंकि कैश स्ट्रैप्ड हैं। पहले जो वो पैसा इन्वेस्टमेंट्स लगाते थे कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी सेक्टर में, मेटल को कोलैटरल रख के, अब वो भी नहीं कर पा रहे हैं। कैश है ही नहीं हाथ में, डिमांड सामने से निकलकर नहीं आ रही है। प्रॉपर्टी सेक्टर की डिमांड नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग यहां पर लो है, सब ठंडा पड़ा हुआ है। और एक्सपोर्ट के भी जो नंबर्स आए हैं उसकी रफ्तार बहुत धीमी रही है। मेजर कमोडिटीज की वहां पर इंपोर्ट्स गिर गई हैं। आयरन और स्टील प्रोडक्ट्स सब 10 से 15% इंपोर्ट्स गिर गए हैं। चीन में कॉपर के प्रीमियम्स भी हैं, वो 2 महीने के यहां पर निचले स्तर पर चले गए हैं। एलएमई कॉपर भंडार है, उसमें सुधार देखने को मिला है। अमेरिका फिर दूसरा बड़ा फैक्टर हो जाता है, क्योंकि वहां पर मंदी के, रिसेशन की बीच बीच में ये बातें उठकर आती हैं, तो इससे मेटल थोड़ा सा डिप्रेस होते हुए नजर आते हैं। और वर्ल्ड बैंक तो पहले ही जता चुका है कि ये साल कमोडिटीज, पर्टिकुलरली मेटल्स के लिए थोड़ा नेगेटिव ठंडा साबित हो रहा है। और जिस तरह से माइंस में वापस से काम शुरू हुआ है, चिली की बहुत सारी माइंस में ऑपरेशन शुरू हुआ है, पेरू में बहुत प्रदर्शन हो रहे थे, हिंसात्मक प्रदर्शन, वो थोड़े ठंडे हुए हैं, तो फिर से यहां पर सप्लाईज बढ़नी शुरू हुई है। तो इन फैक्टर्स की वजह से प्रेशर है। लेकिन जब आगे के आउटलुक्स पर यहां पर नजर डालते हैं तो इंडिकेशन है कि ये डिप, ये करेक्शन कॉपर के लिए, जिसको डॉक्टर कॉपर कहा जाता है, उसके लिए अच्छा है। सिटी रिसर्च, उन्होंने इस साल के लिए और अगले साल के लिए अपना अनुमान बढ़ा दिए। 2024 में उन्होंने अपना कॉपर फोकस $1000 से बढ़ाया है, $10,000 के पार वो जाता देख रहे हैं। ANZ रिसर्च ने कहा है कि वो कॉपर की ग्रोथ साल की दूसरी छमाही में, सेकेंड हाफ में बढ़ती देख रहे हैं, और डेफिसिट का पूरा सपोर्ट कॉपर को मिलेगा। गोल्डमैन सैक्स 2 सालों में $15,000 तक कॉपर को देख रहे हैं। और चिले कॉपर कमीशन, जिसे कोचेल्को के नाम से जाना जाता है, उन्होंने भी अपना जो कॉपर पर प्राइस फोकास्ट बढ़ा दिया। मतलब ऑल इन ऑल वो कह रहे हैं कि अभी जो स्थिति है, चाइना एक बड़ा कंसर्न है, लेकिन सप्लाई के डेफिसिट और लॉन्ग टर्म में कॉपर तो चढ़ेगा, उसके साथ साथ बाकी मेटल्स को भी यहाँ सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि सप्लाई की क्लियर क्राइसिस यहाँ दिख रही है। ओके, तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा कमोडिटी बाजार का एक्शन। मांग घटने का डर है, उसका असर आप मेटल की कीमतों में साफ तौर पर देख रहे हैं, तगड़ा असर आता है। तगड़ा असर। एक बार हिंदुस्तान कॉपर के चार्ट पर भी राय लेता हूं, क्योंकि जैसा नेहा बता रही थी, सबसे ज्यादा एक्शन आपने कॉपर में ही देखा है। बंसी जी, एक बार हिंदुस्तान कॉपर का चार्ट देख लेंगे। आज 2-2.5%, ऑलमोस्ट 3% की गिरावट दिख रही है सर। बंसल जी मुस्कुरा बहुत रहे थे उस समय, जब विश्वेश जी ने सवाल पूछा ना आशु जी को, ओहो, मतलब इतनी कोशिश कर रहे थे अपनी मुस्कुराहट छुपाने की। हालांकि कामयाब नहीं, मुझे तो पता चल ही गया, लेकिन पूछो उनको क्यों, वही बताएंगे। बताओ बंसल जी, दोनों सवालों के जवाब दो। किस चीज का अनिल जी? इतने बोले बंसल जी, पहले तो कभी नहीं थे। अच्छा, दूसरे वाले का ही बता दो जो दीप ने पूछा है। अब वो भूल गए या वापस रिपीट करो? नहीं अनिल जी, हिंदुस्तान कॉपर के अंदर एक लेवल टूटा है अनिल जी, 104 का एक लेवल टूटा है। टेक्निकली एक नेगेटिव क्रॉसओवर है, तो ट्रेडिंग के नजरिए से अनिल जी जिन्होंने ले रखा है उनको अनिल जी लॉन्ग में से निकलने की राय है और उछाल पे बेचे। अनिल जी, हंस मैं किसी चीज पे नहीं रहा था, वो विश्वेश जी के जो बोल रहे थे ना, तो कॉलेज के दिन अनिल जी याद आ रहे थे, तो उनको याद करके अनिल जी मैं हंस रहा था।
कॉलेज के दिन याद करके। कॉलेज के दिन मतलब गए थे वो याद कर रहे हैं या नहीं गए थे वो याद कर रहे हैं? याद करने में भी लेट्स बी वेरी स्पेसिफिक। नहीं अनिल जी, दो चीजें अनिल जी बड़ी फर्क है। अनिल जी मैंने बोला कॉलेज के दिन याद कर रहा था जी, कॉलेज जाना और क्लास के अंदर जाना अनिल जी दोनों अलग अलग चीजें होती है। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल। तो वो तो है ही है, नहीं तो कैंटीन के दिन याद करते थे। जी विश्वेश जी। नहीं, मैं अनिल जी बंसो जी से ये कहना चाहता हूँ कि अभी भी अगर वो कॉलेज जाएंगे तो मतलब उनको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। वो अभी भी उतने ही जवान लगते हैं जितने कॉलेज के दिनों में लगते थे। वो तो जब उन बच्चों को पूछना जिनके साथ बैठेंगे वो बताएंगे कि आपके हमारे बोलने से क्या होता है। हमारे सामने देख सकते हैं, उनका क्या। आइए बिल्कुल एक सेठी साहब के लिए सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक। जी सर फरमाए। बिल्कुल अनिल जी, जो अभी एक स्टॉक रडार पे आ रहा है वो एक मिड कैप आईटी स्टॉक है। स्टॉक का नाम है सोनाटा सॉफ्टवेयर, जो अभी 865 के लेवल पे ट्रेड करता है। शॉर्ट टर्म टारगेट है 890 के, स्टॉप लॉस रखना 855 रुपए का। अनिल जी, ये कंपनी भी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के स्पेस में काम करती है और मेनली ट्रैवल है, मैन्युफैक्चरिंग है, रिटेल है, इन सब सेक्टर को कैटर करती है। फंडामेंटली बहुत ही अच्छी कंपनी है और हमने अभी देखा जितने भी मिड कैप आईटी स्टॉक्स हैं इन सब के इस तिमाही के नतीजे बहुत ही दमदार आ रहे हैं, चाहे वो बिरला सॉफ्ट है या न्यूजन सॉफ्टवेयर है, साइंट, इंटेलेक्ट डिजाइन, सिग्निटी, सबके अच्छे नतीजे हैं। नतीजों के बाद भी सबने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, बहुत अच्छी तेजी हुई है सब में। इस कंपनी के भी कल नतीजे आने वाले हैं। मुझे लगता है नतीजे अच्छे रहने चाहिए और नतीजों के बाद ये स्टॉक भी चलना चाहिए, तो मुझे लगता है इसमें खरीदारी करनी चाहिए यहाँ पे 865 के आसपास और 890 का शॉर्ट टर्म टारगेट, 855 का स्टॉप लॉस। ओके, तो ये आपके लिए सोनाटा सॉफ्टवेयर। सीधी साहब, बल्कि मैं आपसे मिड कैप आईटी में बात करने ही वाला था। सोनाटा सॉफ्टवेयर की आपने बात कर दी, एक बार जेंसा टेक्नोलॉजीज पर भी अपनी राय देते हैं। आज नंबर्स पर रिएक्शन आ रहा है, 8% ऊपर ये काउंटर भी है सर। बिल्कुल दीपांशु, ये एक पसंदीदा स्टॉक रहा है जिसको मैंने कई बार नीचे लेवल्स पे रिकमेंड किया हुआ है। संदीप भी कई बार रिकमेंड करता है, जेंसाब कंफ्यूज करता है लोगों को। तो अनिल जी, दीपांशु, ये जो स्टॉक है बहुत ही दमदार नतीजा है, तोड़फोड़ नतीजा है और नतीजों के ऊपर रिएक्ट भी कर रहा है। और बाकी अपने हाइट से अच्छा खासा करेक्ट होया हुआ स्टॉक था। नीचे में शायद 200 सवा 200 के लेवल्स भी इसने दिखाए और वहां से एक कंटिन्यूअस अनअबेटेड एक तेजी देखी जा रही है। मुझे लगता है इन नतीजों के ऊपर इस स्टॉक को अभी भी होल्ड ही करना चाहिए। हालांकि चूंकि आज तेजी हो गई है तो थोड़ा करेक्ट कर सकता है आने वाले दिनों में, बट कोई अच्छा खासा करेक्शन होता है किसी दिन तो मुझे लगता है स्टॉक में मीडियम से लंबे अवधि के लिए खरीदारी करने के मौके ढूंढे। तो ये है आपके लिए राय जेंसा टेक्नोलॉजी। जो कंफ्यूजन जेंसा तो किसका नाम चेंज करें, कंपनी का करें या जेंसा का सरनेम चेंज करवाएं? नहीं अनिल जी, जेंसा को कुछ भी मंजूर नहीं होगा। देखिए, कंपनी का नाम चेंज करना तो आपके मेरे जेंसा के बस में है नहीं, तो बाकी जेंसा अपना सरनेम चेंज करेंगे नहीं, तो वैसे ही नहीं तो हम संदीप जी बोलना शुरू कर दें, इसमें क्या है। अगर वागले साहब ऑब्जेक्शन ना ले, अगर वागले साहब को कोई ऑब्जेक्शन ना हो तो हम उनको संदीप जी बोलना शुरू कर दें। ये तो क्या है, एक नाम के ज्यादा एक्सपर्ट हो जाते तो फिर सरनेम यूज करना। वागले साहब, अगर आपको 1 मिनट रुक जाइए, सिप्ला के रिजल्ट आ गए, बाकी बात बाद में, रिजल्ट पहले। तो जरा सिप्ला के रिजल्ट से एक बार आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं सामने। 8.5 रुपए के डिविडेंड की खबर अभी तक आई है और सिप्ला के नंबर में 362 करोड़ से मुनाफा बढ़कर 526 करोड़ का आंकड़ा आता दिखा। तो दमदार नंबर मुनाफे के इस वक्त आते दिख रहे हैं। मैं जल्दी से अनुमान निकाल लूं, ये अनुमान किस तरह का है सिप्ला के नंबर्स का। 500 नहीं, हमने अनुमान 680 का अनुमान से कम आया सर, अनुमान से कम आया मुनाफा, 562 करोड़ आया। बट काफी एडजस्टमेंट्स होते हैं फार्मा कंपनी के नंबर्स में, तो देखना पड़ेगा रिपोर्टेड नंबर्स क्या आते हैं और एडजस्टेड नंबर्स क्या आते हैं, दोनों में हम फर्क देखते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अनिल जी इनका आया है 5,740 करोड़ का, हमारा अनुमान था 5,650 करोड़। तो चलिए, रेवेन्यू तो अनिल जी अनुमान से बेहतर दिख रहा है, बट मुनाफे का आंकड़ा डेफिनेटली अनुमान से कम आया है। अब देखना पड़ेगा कितना यहाँ पर एडजस्टमेंट्स और इम्पैक्ट इनके आए हैं। थोड़ा बेस का भी एडजस्टमेंट इसमें आपको होते हुए दिख सकता है। ओवरऑल एक्सपेंसेस स्टेबल रहे सर, उतने ज़्यादा बदलाव नहीं आया है ओवरऑल एक्सपेंसेस में।
5,260 करोड़ से बढ़कर 5,740 करोड़ की इनकी आपको रेवेन्यू ग्रोथ आई है। कामकाजी मुनाफा 1172 करोड़ का है, हमारा अनुमान 1150 करोड़ का था, तो ऑलमोस्ट अनुमान मुताबिक ही है। 750 करोड़ से बढ़कर 1172 करोड़ का आपका कामकाजी मुनाफा आते हुए दिख रहा है। तो मार्जिन एक्सपेंशन भी फिर आपको यहाँ पर अच्छा ही दिखने वाला है। 14% के बेस पर आपको अच्छा मार्जिन एक्सपेंशन होगा। तो ओवरऑल मुनाफा बढ़ा है अनिल जी, बट अनुमान से कम आया है, करीब 125 करोड़ से अनुमान मिस किया है। मार्जिन 20.4% के आए हैं, हमारा अनुमान 20% का था। तो ऑपरेशनली नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं। थोड़ा टैक्स एडजस्टमेंट भी है यहाँ पर, टैक्स एडजस्टमेंट है, डेफिनेटली है। तो मतलब नंबर खराब ही है ये फार्मा वाले का ट्रेंड के लिए एक बार जरा एडजस्टमेंट सब थोड़ा देखते हैं। अदर इनकम अनिल जी डबल हो गई है, 64 करोड़ की अदर इनकम 134 करोड़ की आई है। उसके बावजूद आप देख रहे हैं यहाँ पर मुनाफे का, तो डेफिनेटली टैक्स एक्सपेंस का यहाँ पर आंकड़ा है। हाँ, 71 करोड़ से टैक्स बढ़कर 222 करोड़ का है। तो ओवरऑल टैक्स एक्सपेंस जो है अनिल जी वो बड़ा है। पिछली बार एक बड़ा डिफर्ड टैक्स बेनिफिट था 160 करोड़ का, तो पिछली बार की बेस लो हो गई थी इसकी वजह से, बट फिर भी अगर आप देखें तो टैक्स एक्सपेंस तो इनका बढ़कर ही आया है और ओवरऑल मुनाफा भी अनुमान से आपको कम ही दिख रहा है। और भी एडजस्टेड नंबर्स देखते हैं, बट थोड़े मिले जुले आप कह सकते हैं, मिक्स्ड परफॉर्मेंस यहाँ पर सिप्ला की आ रही है। बिल्कुल मिली जुली परफॉर्मेंस। और वैसे भी फार्मा कंपनी के स्टॉक ने एक ने भी नतीजे के बाद अच्छा प्रदर्शन किया नहीं है, तो देखते हैं किस तरह का रहता है प्रदर्शन। तो ओवरऑल एडजस्टमेंट के बाद देखना होगा। तो पहली नजर में नंबर्स मिले जुले हैं। आय का आंकड़ा उम्मीद के मुताबिक है, मुनाफे का आंकड़ा काफी कम, मार्जिन उम्मीद के मुताबिक आए हैं और उसमें टैक्स एडजस्टमेंट भी है और उसमें अदर इनकम भी दुगुनी होती हुई दिखे। तो इनकम का आंकड़ा तो उस हिसाब से देखे तो इनकम का आंकड़ा तो इनकम का आंकड़ा नहीं, अदर इनकम को हटाए तो फिर इनकम का आंकड़ा भी थोड़ा कम हो जाता है उम्मीद से और प्रॉफिट थोड़ा कम हो जाता है उम्मीद से। लेकिन हाँ, मार्जिन 20% के मेंटेन करने में कामयाब रहता है। मार्जिन अच्छे हैं। एक बार इसको नंबर्स को डिटेल में देखना पड़ेगा। नूपुर हमारे साथ है। नूपुर, और कुछ विशेष डिटेल आपको नजर आ रही है नंबर्स में? कैसे दिख रहे हैं नंबर्स पहली नजर में? सर ऑपरेशनली तो ठीक है क्योंकि मार्जिन अच्छे हैं, लेकिन वो टैक्स का एडजस्टमेंट है और यूएस और इंडिया की सेल्स आना बाकी है क्योंकि प्रेजेंटेशन आया नहीं है, तो दोनों से फिर पता चलेगा कि कितना कहाँ पे ग्रोथ है। ओके, तो थोड़ा इंतजार करें, जल्दबाजी और हड़बड़ी ना करें सिप्ला के नतीजे पर। एक बार जरा चार्ट्स पर राय ले लें हम कुणाल जी से। कुणाल जी, लेवल्स कौन से हैं इंपॉर्टेंट इसके लिए? 952 रुपए इंपॉर्टेंट लेवल है अनिल जी, और मुझे लगता है 952 के ऊपर निकलेगा तब इसमें फ्रेश तेजी देखने को मिलेगी। नीचे के लेवल से आज अच्छी रिकवरी हुई है, तो मुझे लगता है कि थोड़ी स्ट्रेंथ वापस स्टॉक में लौटती हुई दिख रही है। तो जिनके पास लॉन्ग पोजीशंस हैं बने रहे। 952 रुपए अगर ये पार करके आज क्लोज देता है तो खरीदारी की भी राय होगी। फिर मुझे लगता है 980 तक का एक पुल बैक देखने को मिल सकता है। 952 के ऊपर अगर ये स्टॉक निकलता है तो बाय करके चल सकते हैं। जिनके पास पोजीशन है होल्ड करें। अनिल जी, एक एक्सेप्शनल आइटम है 182 करोड़ का, ये भी एक्सप्लेन कर रहा है क्यों मुनाफे का आंकड़ा अनुमान से कम है। 2 सब्सिडरीज के लिए इम्पेयरमेंट चार्ज लिया है। 2 सब्सिडरी, एक यूरोप की सब्सिडरी है, एक येमेन की सब्सिडरी है। दोनों के लिए इन्होंने एक इम्पेयरमेंट चार्ज लिया है, जिसकी वजह से भी आप देख रहे हैं कि 182 करोड़ का एक एक्सेप्शनल घाटा है, एक मुश्त घाटा है। तो वो भी एक्सप्लेन करता है, एक तो टैक्स एक्सपेंस बढ़ना और दूसरा ये जो एक मुश्त घाटा है, ये दोनों एक्सप्लेन करते हैं कि क्यों मुनाफे का आंकड़ा अनुमान से कम है। तो रेवेन्यू के फ्रंट पर ठीक है, ऑपरेशनली ठीक नंबर्स हैं, एक्सेप्शनल आइटम की वजह से मुनाफा उतना मजबूत नहीं है जितना एक्सपेक्टेड था। चलिए, तो ये है आपके लिए। और इस बार का ये रिजल्ट सीजन बड़ा जोरों में चलता हुआ दिख रहा है, बड़े एक्शन में भी आता दिख रहा है। अच्छा, रिजल्ट सीजन से याद आया, स्पेशल से याद आया, कल का ये वीकेंड जो है ये बड़ा स्पेशल है। बिल्कुल, कल सुपर सैटरडे है और कल आप सोचो कि सैटरडे को दिन क्या सुपर हो सकता है। जी बिजनेस पर हम इस बार सैटरडे को आपके लिए कुछ विशेष लेकर आ रहे हैं कल, क्योंकि कल है कर्नाटक चुनाव के नतीजे और पूरा देश बेसब्री से जानना चाहता है कि कर्नाटक का रण कौन जीतेगा। स्वाभाविक है, मीडिया में हर कोई इस दिन की बड़ी तैयारी करके चल रहा है, लेकिन जी बिजनेस पर हम आपको देंगे कुछ अलग तरह का कवरेज, कुछ हट कर करें। सुबह से हमारी टीम रहेगी तैनात, काउंटिंग स्टेशन से डेटा इकट्ठा करके हम हमारे दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और बहुत ही सटीकता और जिम्मेदारी के साथ, और लगातार उसका विश्लेषण भी होगा आपके लिए हमारे मेहमानों के साथ। तो देखिए, दिन भर में हमारा ये खास विश्लेषण, और जब दिन भर में स्थिति साफ हो जाएगी तो शाम को 4 से 5 बजे के बीच में हम करेंगे कर्नाटक के रिजल्ट्स का महामंथन और बताएंगे कि चुनाव के नतीजों का फाइनल मतलब क्या है, देश की राजनीति और साथ ही अर्थव्यवस्था और बाजार पर कितना और क्या असर पड़ेगा। तो जरूर जुड़िएगा हमारे साथ कल सुबह 9 बजे से लगातार कर्नाटक का रण। ये हमारी विशेष पेशकश कल के लिए, इसलिए हमने सोचा कि आज ही आपको बता दिया जाए, याद दिला दिया जाए। बिल्कुल, और
क्लियर वर्डिक्ट आएगा या नहीं ये देखना है पूरा जो आएगा वो आएगा, देखा जाएगा, और क्या है, वो हमारे हाथ में थोड़ी, हमारे हाथ में नहीं, हमारे हाथ में आपको दिखाना है जो आएगा वो, तो वो हम दिखाने की पूरी तैयारी आपके लिए करके चल रहे हैं। चलिए, कर्नाटक इलेक्शन, इसका वर्डिक्ट आने वाला है कल और कंटिन्यूस कवरेज आपको जी बिजनेस पर ही मिलेगा। पर आइए, सिप्ला की हम बात कर रहे थे अनिल जी, तो एक बार फार्मा पर भी फोकस कर ले। नुपुर है हमारे साथ तैयार बताने के लिए कि फार्मा शेयर्स, स्पेशली आज एक दो काउंटर्स आपने एक वीक भी देखे हैं, क्या वजह है उसकी वजह से फार्मा का एक्सपोर्ट डेटा है, इससे क्या ट्रेंड मिल रहे हैं? नूपुर बताइए। बिल्कुल, यूएस में जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि जितने भी फार्मा कंपनी जिनका यूएस में एक्सपोजर जाता है उन्हें कंसर्न्स निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि इस बार का भी महीने का आप एक्सपोर्ट डेटा देखेंगे तो काफ़ी स्टॉक से जहाँ पे कमजोरी दिखी है। शुरुआत करें बायोकॉन, 98% की पिछले महीने से कंपेयर करते हुए गिरावट, इतनी भारी गिरावट इस स्टॉक में आई है एक्सपोर्ट्स के डेटा में। टोरेंट फार्मा की बात करें तो 36% की डी ग्रोथ यहाँ पे मंथ ऑन मंथ बेसिस पे, अप्रैल को मार्च से कंपेयर करेंगे तो 36% से गिर कर आया है। उसके सन फार्मा में भी देखें तो बड़ा एक्सपोजर होता है यूएस में, 30% की गिरावट यहाँ पर भी देखी गई। डिवीज लैब 28% मंथ ऑन मंथ डी ग्रोथ यहाँ पर आती दिखी है। मार्च के महीने में अच्छा बूस्ट मिला था डिवीज लैब को और स्टॉक ने रनअप भी दिखाया था उसके बाद, लेकिन अब सीधा का सीधा फॉल यहाँ पे दिख रहा है। 28% की डी ग्रोथ यहाँ पर भी नजर आ रही है। जाइडस लाइफ कडिला जो हुआ करता था वहाँ पे 12% की डी ग्रोथ, एक लैंडमार्क फार्मा देखे तो 16% की डी ग्रोथ यहाँ पर भी नजर आ रही है। लुपिन में 9% की गिरावट है, लेकिन अरविंदो फार्मा की बात करें तो बिल्कुल फ्लैट आपको दिखेगा, ना तो जुड़ा है यहाँ पे कोई इंप्रूवमेंट हुए है, ना ही यहाँ पे डी ग्रोथ हुई है। अब कहाँ पे इंप्रूवमेंट हुआ है, कहाँ पे डेटा अच्छा आया, तो डॉक्टर रेड्डी सबसे ऊपर है, 36% की मंथ ऑन मंथ अप्रैल के महीने में। पिछले महीने जो मार्च निकला था उससे डेटा कंपेयर करेंगे तो काफी स्ट्रॉन्ग डेटा आते दिखा है। इब्का लैब्स देखें तो 58% की मंथ ऑन मंथ ग्रोथ है और ग्रैनुअल्स में भी देखें तो 9% की आपको मंथ ऑन मंथ ग्रोथ दिखेगी। तो काफी मिला जुला डेटा है, लेकिन सिग्निफिकेंट फॉल दिखा है बायोकॉन, टोरेंट फार्मा, सन फार्मा और डिवीज लैब में। और दूसरी तरफ डॉक्टर रेड्डीज और इब्का लैब्स में काफी स्ट्रॉन्ग मंथ रहा है अप्रैल का एक्सपोर्ट डेटा के लिहाज से। ओके, तो ये है आपके लिए एक्सपोर्ट वॉल्यूम्स आते हुए अप्रैल महीने में फार्मा कंपनियों के। क्या ट्रेंड क्या बन रहा है? सर ट्रेंड तो बना ही नहीं सकते, क्योंकि मार्च में जिनकी गिरावट अप्रैल में हुई है वो मार्च में डबल बढ़ के आया था और तब स्टॉक में स्पाइक दिखा था। अब सडनली फॉल हुआ है तो उतना ही गिरावट स्टॉक में भी आ रही है। और कंसर्न्स तो है ही सर यूएस में मैनेजमेंट। फिर मई के देखने रहे, 2-3 महीने 6 महीने एटलीस्ट देखना पड़ेगा सर। तो आपने फिर मार्च और अप्रैल के बताया, फिर 4-6 महीने के पुराने तो खैर खराब, पुराने तो खराब ही थे, पुराने तो खराब ही है। जो एक मार्च से स्टार्ट हुआ था थोड़ा सुधरना, लगा कि ठीक हो जाएगा, हाँ, जो हो नहीं रहा, नहीं सस्टेन नहीं हुआ। ओके आशुष सर, कभी आपका मन नहीं करता किसी फार्मा शेयर को ही शॉर्ट कर दिया जाए? अनिल जी सारे के सारे एक्चुअली क्या है ना, ट्रैकिंग में ही नहीं है, क्योंकि कोई इंटरेस्ट है नहीं। अनिल जी शॉर्ट उसमें करना चाहिए जिसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन और वो सब ऊपर में। अनिल जी ये तो म्यूचुअल फंड वाले स्टॉक बने हुए हैं सब के सब, आप देखिए ना किस तरह के रिजल्ट आते हैं और क्या उसके बाद इनका जो चल रहा है। बीच में अनिल जी जरा सा कोविड का एक स्पाइक आया था, उसके चलते फिर ऐसी वैल्यूएशन बढ़ गई थी, फिर वो मतलब एक ट्रैक्शन दिखने को आ गई थी और फिर वो वहीं के वहीं वो बिल्कुल ढेर हो गए। तो अनिल जी फार्मा सेक्टर में कोई इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं है शॉर्ट में। अनिल जी एक्चुअली क्या ना कि मतलब जो मैं भी एक अब डेल्टा कॉप का एग्जांपल दे रहा था, अनिल जी जो ऊपर के मार्केट में भी नीचे के भाव पे खड़े हैं उनको क्या नीचे में शॉर्ट करेंगे। और अनिल जी कोई ट्रैक्शन में किसी वजह से कोई न्यूज आ जाए, कुछ हो जाए, कोई रिजल्ट अच्छा आ जाए, बढ़ जाए, बट अनिल जी फार्मा में पैसे नहीं बनेंगे लेके। सो दैट इज व्हाई राइट नाउ द स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन एंड स्टॉक आइडेंटिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। 10-20 रुपए ऊपर नीचे, अनिल जी 2-3% ऊपर नीचे, उसमें है क्या मजा उसके अंदर है अनिल जी? इसमें चाहे पैसे ज्यादा बने या ज्यादा मतलब चाहे लेके बने चाहे बेच के बने, बड़ा ट्रेड निकलना चाहिए। अब तो ठीक है आपकी, बिल्कुल कुछ बड़ा हो तब तो मजा है, नहीं तो बाकी तो लाइफ तो नॉर्मल रूटीन तो चलती रहती है, इसमें क्या बड़ी बात है। सेठी साहब आपकी पसंद का कोई फार्मा शेयर आपकी नज़र में आपको लगता हो बड़ा छोटा, कोई हमारा कैसा भी चलेगा, आपकी पसंद का होना चाहिए बस? नहीं अनिल जी देखिए, बहुत दिनों से या बहुत महीनों से मेरे रडार पे भी कोई फार्मा स्टॉक आया नहीं है, तो फार्मा स्टॉक मैंने भी रिकमेंड किया नहीं है। हालांकि जो फ्रंटलाइन काउंटर्स है वहां से डॉक्टर रेड्डी है, डिवीज लैब है या सन फार्मा है, ये सब कुछ परफॉर्म किए हैं या गिरावट पे इनको कंसीडर किया जा सकता है। जब तेजी आती है तो ये स्टॉक्स चलते हैं। बाकी मिड कैप 1-2 स्टॉक है जो कभी कभार रडार पे रहते थे, जैसे एक अल्बर्ट डेविड करके स्टॉक है, अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है। फिर एक एफडीसी आता है कई बार रडार पे,
तो इन दोनों स्टॉक्स पे राय रहती है। बाकी ओवरऑल फार्मा सेक्टर को अवॉइड ही किया है, कोई ज़्यादा ट्रैक नहीं करता हूँ। फार्मा सेक्टर को फिलहाल अवॉइड करें, ज़्यादा बहुत एक्शन नहीं है। वैसे मैंने नोटिस किया है ज़्यादातर सेठी साहब की रिकमेंडेशन आजकल ऑटो एंसिलरी इंजीनियरिंग कंपनियों पे, इन पे ज़्यादा आ रही है ना सर, सही है? हाँ, ऑटो इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर भूल रहे हो आप, रेलवेज, डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर वो भी है। रेलवे से याद आया, ये टेक्स रेल, ये है वो कंपनी जिसके नतीजे आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होते हुए दिख रहे हैं। मार्जिन थोड़ा सा बढ़कर आए हैं, 6.25% से 6.25% की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं, तो थोड़े मार्जिन इंप्रूव किए हैं। ओ, मुनाफा, कामकाजी मुनाफा काफ़ी बेहतर है, 28 करोड़ से 55 करोड़, लगभग दुगुना होता दिखा है। तो मुनाफे का आंकड़ा है दमदार, और ये नंबर्स आपकी स्क्रीन पर 1880 करोड़ का मुनाफा आया है, 2824 करोड़ का अनुमान था। अच्छा, ओ सॉरी, वेदांत, मैं वही सोच रहा हूँ 1800 करोड़ का मुनाफा कहाँ से टैक्स रेल का आ गया। ओके, तो ये आपके सामने वेदांता के नतीजे, और शेट्टी साहब जरा ध्यान से सुनेगा मैं, क्योंकि आपसे राय भी लूंगा वेदांता पर। नंबर्स आ रहे हैं, 1880 करोड़ का कंसोलिडेटेड मुनाफा इस वक्त आपकी स्क्रीन पर, अनुमान से काफ़ी कम आता हुआ दिख रहा है। स्टॉक आज इसीलिए और कल भी इसीलिए कमज़ोर भी रहा है। तो ये है पहला नंबर आपके लिए वेदांता का, उम्मीद से काफ़ी कम आता हुआ दिख रहा है मुनाफा। हालांकि स्टॉक अब गिर नहीं रहा है, चलिए इंटरेस्टिंग है, देखते हैं क्यों नहीं गिरा। लेकिन फिलहाल मुनाफे का आंकड़ा आपके सामने आता हुआ दिख रहा है। बाकी कुछ और आंकड़े भी आ जाए उसके बाद मैं राय लूँ। आय का आंकड़ा अब आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, 37,230 करोड़ की आय, 34,666 के मुकाबले, यानी कि आय का आंकड़ा काफ़ी अच्छा कहा जाएगा, उम्मीद से बेहतर आता हुआ दिखा है। मुनाफा उम्मीद से थोड़ा कम, थोड़ा नहीं काफ़ी कम, तो फिर थोड़े मार्जिन देखेंगे और इसके इंटरनल्स पर नज़र डालेंगे। तब तक एक बार 275 के आसपास शेट्टी साहब बताएं वेदांता। नहीं, देखिए अनिल जी, जैसे आपने ठीक कहा, मोर और लेस एक्सपेक्टेड था, नतीजे खराब आएंगे। हालांकि जितने उम्मीद थे उससे भी काफ़ी खराब आए हैं। बट पिछले 2 दिनों में स्टॉक ने एक अच्छा खासा करेक्शन दिखाया है, 290 के लेवल्स आ गए थे, वहां से ये अब 2 दिन में 273-74 के लेवल पे आ गया। मुझे लगता है यहाँ से अब और कोई ज़्यादा खास गिरावट आनी नहीं चाहिए, और जिन्होंने लिया हुआ है मैं तो कहूँगा इन लेवल्स पे होल्ड करना चाहिए। कई सारे प्लान्स हैं, और बाकी कंपनी का जिस तरीके से इनका जो कर्ज को कम करने की एक मुहिम चालू है, मुझे लगता है बैलेंस शीट की क्वालिटी में इंप्रूवमेंट होगा जल्दी। और चिप्स के, सेमीकंडक्टर चिप्स के कारोबार में भी उतर रही है कंपनी, और वहाँ के लिए भी इनको फंड्स प्रोमोटर्स को जुटाने पड़ेंगे। तो यू नेवर नो, देयर कुड बी सम पॉजिटिव न्यूज़ इन द ऑफरिंग। मुझे लगता है ये स्टॉक यहाँ पे अब इन लेवल्स पे आके मुझे लगता है यहाँ पे होल्ड करना चाहिए, या अगर थोड़े रिस्क लेने वाले ट्रेडर्स हैं तो मुझे लगता है करंट लेवल्स पे थोड़ा बहुत लिया भी जा सकता है। ओके, थोड़ा बहुत लिया जा सकता है, अगर आपके रिस्क लेने की ताकत है, थोड़ा है, तो आप होल्ड करके चले। ये राय आपके लिए शेट्टी साहब की वेदांता पर। आइए बिल्कुल हिमांशु जी के लिए हिटमैन हिमांशु। बताएं सर। अनिल जी, BTST करके चलना है IDFC फर्स्ट बैंक में। यहाँ पर अनिल जी नंबर्स आने के बाद स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया, और उस ब्रेकआउट को सस्टेन करते हुए स्टॉक नजर आ रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि नेक्स्ट वीक ये जो तेजी है ये फर्दर एक्सटेंड हो सकती है। तो 65.40 के आसपास के करंट लेवल्स हैं स्पॉट में, यहाँ पर खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 64.20 का। अपसाइड में मेरा ऐसा मानना है कि स्टॉक 69 से 70 यानी कि 69 से 70 रुपए तक की अपसाइड दिखाने का पोटेंशियल रखता है, जो कि आने वाले 1 से 2 दिनों में आता हुआ नजर आ सकता है। तो IDFC फर्स्ट बैंक में खरीदारी करके चलने की सलाह है। ओके, IDFC फर्स्ट बैंक की है वो स्टॉक जहाँ पर खरीदारी करने की राय। धीमे धीमे ये स्टॉक भी नतीजों के बाद अब बड़े समय बाद 65 रुपए को पार करता हुआ आपको नजर आएगा। BTST करने की राय हिमांशु जी की आती दिखे। हिमांशु जी, स्टॉप लॉस भी बताओ इसका। सर 64.20, 64.20, 64.20 फ्यूचर्स के हैं ये लेवल, और आपके लिए नतीजे माफ कीजिएगा BTST के तौर पर खरीदारी करने की राय। पिक ऑफ द वीक आएगी थोड़ी देर में कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से। तब तक तैयार है आशीष चतुर्वेदी बताने के लिए बैन से बेनिफिट। आशीष बताएं क्या है इरादा। सर 4 स्टॉक है हमारे पास, बाहर तो कोई नहीं आ पाएगा, लेकिन री एंट्री हो रही है। कौन कौन से वो भी बता दो, याद हो जाए हमारे को, क्योंकि कल एडजस्टमेंट हुआ था, एक अंदर आया एक बार आया था, तो फिर हम भूल जाते हैं। तो PNB है करीब 95%, 92 बना रहेगा। BHEL है 83%, 92 बना रहेगा। कैनरा बैंक
81% है, ये भी 80% से नीचे नहीं आया और मनोपुरम का भी सेम हाल है, 81% ही है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट। तो ये जो चारों स्टॉक आपके पास हैं ये बैंड में बने रहेंगे, लेकिन री एंट्री होगी जो कि कल हमने बात की थी कि बैंड से बाहर आ जाएगा, आज ही बैंड से बाहर आया है। जीएनएफसी 76% मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट के साथ, यानी 80% से नीचे आ गई, तब ये स्टॉक बैंड से बाहर आया था। दोबारा काफ़ी पोजीशंस बनी है, इनफैक्ट सर एक नहीं अब दो है, रिफ्रेश करके देखा है तो दो स्टॉक ऐसे हैं जो एंट्री के लिए हो रहे हैं तैयार। सबसे पहला जीएनएफसी 111% हो गई है तो री एंट्री करेगा। दूसरे नंबर पर है डेल्टा को, अब जहां पर अगर आप देखें तो लगातार पोजीशंस बढ़ती जा रही हैं। अभी रिफ्रेश करके देखा तो 98% हो गई हैं, 95% के आंकड़े को क्रॉस कर दिया और अभी तक भी हिस्टोरिकली हमने देखा है कि जब भी स्टॉक में बड़ा मूव आता है स्टॉक बैंड में एंट्री कर ही लेता है। तो यहाँ पर दो स्टॉक हैं आपके पास जो एंट्री करेंगे और बाकी के जो चारों स्टॉक हैं वो बैंड में बने रहेंगे। ओके, तो 4 के 4 बने रहेंगे और एंट्री करने की भी तैयारी, एक तो डेल्टा की और जीएनएफसी बाहर आया था वापस अंदर आ जाएगा। तो ये दो स्टॉक हैं जो बैन में जाने को तैयार हैं। यहाँ पोजीशन जबरदस्त बनी हुई है तो इन पर भी रखिएगा नजर रखिए कुणाल जी और राकेश जी पर, और उसके बाद नजर रखिए उनके सुझाए हुए स्टॉक पर। जब पिक ऑफ द वीक अगले हफ्ते सोमवार, दोनों में से कोई छुट्टी पे तो नहीं है? मंडे का काम आज ही, पिक ऑफ द वीक पहले बिगुल फिर पूछते हैं। बताएं सर। अनिल जी, पिक ऑफ द वीक है हमारा ऑटो स्पेस से महिंद्रा एंड महिंद्रा। बेहतरीन क्लोजिंग हो रही है, स्टॉक एक करेक्शन में चल रहा था, बड़े पैमाने पर करेक्शन में एक रिवर्सल है और जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है अगले सप्ताह एक अच्छा उछाल दिखाने का दमकम रखता है। और ऑटो स्पेस के तीनों हैवी वेट्स अगर आप देखें, मारुति, एमएनएम, टाटा मोटर्स, सब में अच्छी क्लोजिंग हो रही है। हमारा स्टॉक पिक है एमएनएम। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, कई दिनों से इस स्टॉक का अगर आप देखें तो इसकी रफ्तार कम थी, आज इसने रफ्तार पकड़ी है और जो सबसे अहम बात है वो ये है कि 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर कई दिनों बाद आज इसमें एक ब्रेकआउट और क्लोज आता हुआ दिख रहा है। तो बहुत मुमकिन है कि वापस से 1360 की ओर एमएनएम बढ़ेगा। इन स्तरों पर बाय करके चलें। 1260 रुपए पर 1260 पर एक स्टॉप लॉस रखकर बाय करना चाहिए। पहला टारगेट 1300 रुपए का, दूसरा टारगेट 1325 रुपए का। तो 1325 का टारगेट के लिए एमएनएम में हमारी खरीदारी की राय। महिंद्रा एंड महिंद्रा में यहाँ पर खरीदारी करने की राय। वो जो ऑटो ETF में खरीदारी का राय जो आपने दी थी बंसल जी, वो तो अभी तक है ना, मतलब उसमें कुछ बदलाव तो नहीं? नहीं अनिल जी, वो तो होल्ड टाइट सेट टाइट है। कभी भी कोई पैनिक हो, सेल ऑफ हो, बाय एंड होल्ड करें। 2 साल का टारगेट हमारा 195 से लेकर 200 का है ऑन ऑटो 20। तो वो तो बिल्कुल होल्ड करके बैठे, बिल्कुल भी बेचने का सोचे भी ना। और अब एक के बाद अगर एक ऑटो स्टॉक्स यहाँ पर रेडर पर आएंगे तो कहने क्या 1260 का स्टॉप लॉस, 1300 और 1325 के टारगेट के लिए एमएनएम में खरीदारी करने की राय। IGL नंबर्स देगा आज, कभी भी आने की तैयारी में, लेकिन उससे पहले देख लीजिए अनुमान, क्योंकि नंबर्स आए। वैसे तो महानगर और गुजरात गैस के नंबर आपने देख ही लिए, IGL के नंबर कैसे रहेंगे अरमान जरा बताएं। सर बिल्कुल, अगर आय की बात करें तो आय लगभग फ्लैट ही रहने का अनुमान है। लगभग आप देखेंगे 0.3% के आसपास की आपको गिरावट दिख सकती है। पर उसका रीज़न देखिए कि अगर आप जो बढ़ती सीएनजी की जो मांग है उसके चलते जो है वॉल्यूम से अगर आप देखेंगे वॉल्यूम को सहारे की उम्मीद है। और हालांकि वॉल्यूम में बढ़ोतरी रहेगी और बढ़ोतरी जो रहने वाली वो लगभग करीब 1% के आसपास की बढ़ोतरी रहने वाली है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर जो आय है वो लगभग आपको फ्लैट के आसपास ही रहेगी। पर आप कामकाजी मुनाफे की बात करें या मार्जिन देखें, वहाँ पर आपको अच्छा इंप्रूवमेंट आता हुआ दिखेगा। वो लगभग 11.5% के थे, वो बढ़कर लगभग 14.3% के आसपास आते हुए दिखेंगे। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि जो LNG की गिरी हुई कीमतें हैं उसके चलते यहाँ पर फायदा आता हुआ दिखेगा और मार्जिन और मुनाफे में दोनों में आपको बढ़िया बढ़ोतरी आती हुई दिखेगी। मुनाफे की बात करें तो मुनाफे जो 278 करोड़ का था वो बढ़कर 355 करोड़ के आसपास जो है आता हुआ दिखेगा। तो ओवरऑल आय लगभग फ्लैट रहेगी, मार्जिन इंप्रूव होंगे और मार्जिन भी इंप्रूव होंगे और आय लगभग फ्लैट रहेगी, तो डेफिनेटली मुनाफा जो है वो भी आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। ओके, तो ये है आपके लिए IGL खरीदारी, सॉरी माफ कीजिएगा, नतीजे के लिहाज से पहले अनुमान आपके लिए। तो ये है रिजल्ट्स का अनुमान। देखते हैं आज बाजार बंद होने के बाद आएंगे रिजल्ट्स। आज थोड़ा कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है, फर्स्ट हाफ में मजबूत था और सेकंड हाफ में बाजार मजबूत हुआ, ये कमजोर हो गया। फर्स्ट हाफ में बाजार कमजोर था, ये मजबूत हो गया। तो ये है इस वक्त के लिए। ओके, वंडरफुल। बढ़ते आगे और अब कैश का ऑप्शन देने के लिए जय ठक्कर तैयार है, उसके बाद में दूंगा आपको 3-20 की स्ट्रेटेजी।
जय, गुड आफ्टरनून। बताएं क्या है स्ट्रेटेजी, इस वक्त क्या किया जाए? वेरी गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी। कल 43,700 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन सजेस्ट किया था, उससे टारगेट हासिल हुए आज। अभी बैंक निफ्टी का 44,000 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदना है। 167 पर अभी ट्रेड कर रहा है अनिल जी। इसको खरीदे, यहाँ पर टारगेट इसके है 310, जो पहला टारगेट बनेगा, एंड सेकंड टारगेट विल बी 378, तो 378 ये तो टारगेट के लिए आप खरीदे 44,000 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बैंक निफ्टी का। एंड ऑन द डाउन साइड यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस एनर्जी रखना होगा 73 पर। तो आप देखिए रिस्क बहुत ही बढ़िया है। जो इस तरह से 43,500 को क्रॉस किया है आज, मैंने कल भी अटेम्प्ट किया बैंक निफ्टी ने एक्सपायरी के दिन, बट देन तो कामयाब भी हुआ था। एक अच्छा मूव देखने मिला हमें। वहाँ पे भी टारगेट हासिल हुए थे बट क्लोज नीचे आया। बट आज बहुत ही क्लीन मूव एंड बहुत ही क्लियर एक क्लोज ऊपर देखने मिल रहा है, विच क्लियरली इंडिकेट्स के 44,000 एंड प्लस लेवल्स देखने मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में। ओके, तो एक बार जरा स्टॉप लॉस वापस बताएं। 157 के आसपास खरीदना, 157, राइट? 167 पर खरीदना अनिल जी। ओके, एंड स्टॉप लॉस रहेगा 73 का। ओके, 73 स्टॉप लॉस, 167 पे लेना है। 310 378 के टारगेट के लिए करनी है खरीदारी। और आइए 3:23 पर आपके लिए 3:20 की स्ट्रेटेजी। तो डाउ फ्यूचर्स है 150 पॉइंट ऊपर, नैस्डैक फ्यूचर्स से 35 पॉइंट ऊपर। हमारे बाजारों में निफ्टी 18,300 के ऊपर बंद होने को है तैयार, और बैंक निफ्टी 43,750 के ऊपर 300 पॉइंट की अच्छी मजबूती के साथ बंद होने को तैयार। तो तेजी की पोजीशन बरकरार रखने की राय है। लॉन्ग पोजीशन आप बनाए रखें। अगर आपको हेजिंग करनी है, डर लगता है, तो 18,200 का पुट ऑप्शन खरीद कर अपने आप को हेज कर सकते हैं। शॉर्ट पोजीशन काट लेने में समझदारी है, कम से कम बैंक निफ्टी में तो पक्के तौर पर। बैंक निफ्टी भी 43,800 के आसपास बंद होने की तैयारी कर रहा है। अगर आपको डर लगता है तो आप 43,500 का एक पुट ऑप्शन खरीद कर अपने आप को हेज कर सकते हैं। बट वैसे मूड माहौल ठीक है। बेहतर ये कि अपनी लॉन्ग पोजीशन को होल्ड करें, और ये सोचकर कि अगर एक कोई गैप मिला आधा से 1% नीचे का, तो वो मैं खरीदारी का मौका समझ कर लूँगा। ठीक वैसे जैसे आज भी बाजार ने आपको फिर से मौका दिया, तो अगर वो आपकी थॉट प्रोसेस है तो लॉन्ग पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। जो लोग शॉर्ट हैं निफ्टी में, अगर कोई आपको और एक दिन इंतजार करना करें, वैसे तो 18,300 के ऊपर की वीकली क्लोजिंग बहुत अच्छी मानी जाएगी, तो आपको शॉर्ट काट ही लेने चाहिए। और बैंक निफ्टी में तो पक्का ही काट लेने चाहिए, इसमें कोई डाउट ही नहीं। या 43,800 के आसपास की क्लोजिंग शानदार है। तो ये आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन इस वक्त आता हुआ। एक और स्टॉक जिसके नतीजे आज आने वाले हैं, HPCL। जरा एक बार उसका अनुमान समझ लिया जाए। अनुमान बताइए कैसे रहेंगे रिजल्ट्स? जी सर, यहाँ पर भी जो नतीजे हैं वो अगर आप ओवरऑल पर्सपेक्टिव से दिखाएंगे, आय के हिसाब से अगर आप देखें तो लगभग 8% के आसपास की कटौती दिखेगी। पर यहाँ पर भी आपको मार्जिन्स में अच्छा खासा जंप आता हुआ दिखेगा। जो 1.5% के मार्जिन है वो लगभग 4.3% के मार्जिन जो है वहाँ पर आते हुए दिखेंगे। क्योंकि एक तो रीजन क्या है, देखो मुंबई रिफाइनिंग जो एक्सपेंशन है उसका फायदा आता हुआ दिखेगा, और मार्केटिंग जो वॉल्यूम्स में गिरावट का अनुमान है उसके चलते अगर आप देखेंगे जो मार्जिन्स है वहाँ पे सुधार आएगा। और अब बात अगर GRM की करें तो GRM में भी सुधार होता हुआ दिखेगा, जो $10 से $11 तक रहने का अनुमान है। और इन सब के चलते अगर आप देखें, क्योंकि अगर आपके मार्जिन्स इंप्रूव हो रहे हैं तो मुनाफे में आपको अच्छी खासी बढ़त आती हुई दिखेगी। जो लगभग 172 करोड़ के मुनाफा है, उसके बदले अगर आप देखें तो 2,370 करोड़ के आसपास का जो है अनुमान है कि मुनाफा आता हुआ दिखेगा। तो ओवरऑल पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें तो आय तो थोड़ी कटौती होगी, पर मार्जिन्स इंप्रूव होंगे, और मार्जिन्स अच्छे खासे इंप्रूव होंगे, उसके चलते आपको मुनाफे में भी अच्छा खासा इंप्रूवमेंट आता हुआ दिखेगा। ओके, तो HPCL ये है आपके लिए नंबर्स का अनुमान। हालांकि HPBP IOC इन तीनों के केस में नंबर्स का अनुमान लगाना बड़ा ही भारी काम है ना। मुनाफा 170 करोड़ से 2,300 करोड़ सर, ये रेंज है। यस गजब है। इनको भी तभी पता चलता होगा जब बुक्स बन जाती होंगी, है ना। बिल्कुल। तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन इस वक्त आपके लिए आता हुआ दिख रहा है। ओके, बढ़ते आगे, और जय ठक्कर है हमारे साथ तैयार। बिल्कुल उनके लिए जय का जैकपॉट। बताएं जय। जी बैंक निफ्टी तो पॉजिटिव लग रहा है, बट एक्सिस बैंक में भी एक ब्रेकआउट आया है आज के ट्रेडिंग सेशन में। अगर आप देखें तो यहाँ पे 910 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीद कर रहा है, इसको खरीद कर करना है। यहाँ पे जो टारगेट निकल कर आ रहे हैं, फर्स्ट टारगेट विल बी 17.5, 17 रुपए 50 पैसे का पहला टारगेट रहेगा। सेकंड टारगेट जो इसके निकल कर आ रहा है जी, दैट विल बी 22,
तो 17.5, 22 ये दो टारगेट्स के लिए आप खरीदे। एक्सिस बैंक का 910 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन, यहाँ पे स्टॉप लॉस अनिल जी लगाना होगा 9.75 पे, 9 रुपए 75 पैसे पे। ओके, एक्सिस बैंक का कॉल ऑप्शन खरीदे 910 रुपए की स्ट्राइक प्राइस वाला, यहीं पर लगभग स्टॉक ट्रेड भी कर रहा है, तो यानी कि एट द मनी ये है आपके लिए स्टॉक हो गया, बट एट द मनी कॉल ऑप्शन हो गया। 910 वाला कॉल ऑप्शन आपको मिल रहा है करीबन क्या क्या प्राइस पर एंट्री करनी है जय, जरा एक बार बताइए। 12 रुपए 80 पैसे, 13 रुपए की रेंज में खरीदना है, रुपए के आसपास खरीदना है, ये आप ध्यान में रखिए। और इस बीच सोनाटा सॉफ्टवेयर जो स्टॉक अभी थोड़ी देर पहले सेठी साहब ने रिकमेंड भी किया था 890 के टारगेट के लिए। सेठी साहब एक तो पहले बताइए, आपके टारगेट के बेहद नजदीक पहुंचता हुआ दिख रहा है, जरा एक बार अपडेट दे क्या करना है। नहीं बिल्कुल अनिल जी, स्टॉक मैंने 865 पे कवर किया था, फिर अभी थोड़ी देर पहले इसने हाइस करे 882 के, और कल रिजल्ट और जिस तरह के नतीजे आए हैं मिड कैप आईटी स्टॉक से, मुझे लगता है अच्छे नतीजे होने चाहिए, और नतीजों के बाद भी हम उनमें एक अच्छी तेजी देखते हैं, तो मुझे लगता है स्टॉक अच्छा करेगा सोमवार को, तो होल्ड करने की सलाह है, अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करते हुए होल्ड करें। ओके, होल्ड करें, कोई दिक्कत की बात नहीं, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाए। शारदा क्रॉपकेम, इस कंपनी के भी नंबर्स आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिख रहे हैं। मुनाफा 177 करोड़ से बढ़कर 198 करोड़ पर आता हुआ दिख रहा है, हल्की बढ़त मुनाफे में आपको दिखेगी। कामकाजी मुनाफा भी 290 करोड़ से बढ़कर 318 करोड़ का आपको नजर आएगा, यानी कि नंबर्स पहली नज़र में ठीक नज़र आ रहे हैं, अच्छे दिख रहे हैं नंबर्स में, कोई खास दिक्कत वाली बात दिखती नहीं है। और मार्जिन 20.25% से 21.5% के आसपास। सेठी साहब आपके रडार पर हैं या ट्रैक करते हैं इसे? नहीं अनिल जी सॉरी, इस स्टॉक को ट्रैक नहीं किया, कभी रिकमेंड भी नहीं किया, तो इस पे ओपिनियन देना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। ठीक है, परफेक्ट। तो ये है आपके लिए सेठी साहब की तरफ से नो कमेंट्स वाली राय आती हुई इस वक्त शारदा क्रॉपकेम। नंबर्स आपकी स्क्रीन पर, स्टॉक थोड़ा मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है इस वक्त आपके सामने। चलिए बढ़ते हैं, और क्लोजिंग का वक्त है, और क्लोजिंग के वक्त में आप देख सकते हैं कि बाजार बिल्कुल मजबूत क्लोजिंग के लिए तैयार होते दिख रहे हैं। 43,800 के आसपास आपको दिखेंगे इस वक्त निफ्टी, बैंक निफ्टी पर, और 18,300 के ऊपर दिखेंगे आपको निफ्टी पर। तो मजबूत क्लोजिंग के लिए बाजार तैयार, 62,000 के ऊपर बंद होने के लिए तैयार होता दिख रहा है इस वक्त आपको सेंसेक्स भी। तो अच्छी मजबूती के साथ खरीदारी आपके सामने होती हुई दिखेगी। तो ये है आपके लिए दमदार एक्शन इस वक्त आता हुआ बाजार का। एक अच्छी मजबूत क्लोजिंग, घंटी की मधुर आवाज के कानों में 14 पॉइंट ऊपर 18,311 पर बंद होता हुआ निफ्टी, 43,780 पर 305 अंक ऊपर बंद होता हुआ बैंक निफ्टी, और 62,021 पर बंद होता हुआ सेंसेक्स। ये आपके लिए फाइनल क्लोजिंग, प्रोविजनल क्लोजिंग आती दिख रही है। आज की तेजी में पूरी रफ्तार रही ऑटो और बैंक्स की। आयशर मोटर्स 6% की तेजी के साथ टॉप गेनर, और M&M ने भी अपना पूरा योगदान दिया, हीरो मोटो वगैरह ये सब मजबूत। बैंक्स में इंडसइंड बैंक ने लीड किया, साथ ही एक्सिस, HDFC बैंक, SBI सबकी तरफ से योगदान आता हुआ दिखा है। कमजोर क्या रहे? मेटल्स, हिंडाल्को 3.5% नीचे, इसके अलावा टाटा स्टील, JSW स्टील रहे कमजोर। फार्मा शेयरों में भी हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग, सरकारी कंपनियों के शेयरों पर रहा दबाव। वायदा कारोबार में इंटेलेक्ट डिजाइन एरिना नतीजों के बाद 14% का बड़ा उछाल दिखाता हुआ दिख रहा है, और साथ ही 7% मजबूत बंद हुआ है डॉक्टर लाल पैथ लैब। ग्लेनमार्क में भी 6% की रही मजबूती। तो ये कुछ एक स्टॉक्स हैं जो अच्छे मजबूत बंद हुए हैं। कमजोर शेयरों में बलरामपुर चीनी 5% नीचे बंद होता हुआ दिखा है, और मनापुरम में भी 4% का रहा नुकसान। आज इन शेयरों में एक्शन भरपूर रहा। ओके, फाइनल क्लोजिंग जरा रख दी जाए आपके सामने। 18,314 ये है 17 अंकों की तेजी के साथ निफ्टी की समाप्ति, लेकिन बैंक निफ्टी ने दिखाया है कमाल, 318 पॉइंट की तेजी के साथ 43,793 लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग होनी चाहिए मेरे हिसाब से, या उसके आसपास होगी, सेकंड बेस्ट क्लोजिंग होगी अब तक की, और 123 अंक ऊपर 62,000 के पार बंद होता हुआ सेंसेक्स। समाचार समाप्त हुए, लेकिन उससे पहले विदा लेने का वक्त है। आशीष सर का विशेष धन्यवाद, और धन्यवाद कुणाल जी, राकेश जी का भी, सेठी साहब का भी विशेष धन्यवाद। आमतौर पर फ़ोन पर होते हैं, लेकिन आज साक्षात दर्शन दिए। हिमांशु जी, विश्वेश जी तो खैर विशेष ही हैं, उनके बिगुल में भी है, आपका भी शुक्रिया। जय ठक्कर साहब, वागले साहब, बहुत बहुत धन्यवाद हमारा साथ देने के लिए। हैव अ नाइस वीकेंड, एंजॉय, और सोमवार सुबह आप सबसे मेरी फिर से मुलाकात होगी।